ओके, सो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको मेरा आवाज आ रहा है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी अलग अलग प्रकार के लाइफ साइकिल के बारे में। लास्ट क्लास में बात की थी। तो एक्चुअली अगर एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे, और इवन मैंने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के ग्रुप के बारे में आपको बताया था। प्लांटी में क्रिप्टोगैम, फेनोरोगैम और क्रिप्टोगैमी में, और फेनोरोगैमी में हम लोग स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है, सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा क्या होता है, एंड व्हाट एवर नॉट। ठीक है, सारी चीजें बेटा हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। देखो, यहाँ पे हमें एक बहुत ही सिंपल सी बात को समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात क्या है? चलो, सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं आपके क्लासरूम में आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके दो ग्रुप्स बनाऊं, तो दो ग्रुप्स कैसे बनाऊंगा मैं? हाउ आई विल मेक द टू ग्रुप्स? जो दो ग्रुप्स में बनाऊंगा वो दो ग्रुप्स कैसे होंगे बेटा? एक, चलो ठीक है, सारे स्टूडेंट्स है तो ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर है। तो मैंने नेचुरली जो ग्रुप बन सकता है मेल फीमेल जेंडर वाइज, तो मैंने बताया कि हाँ चलो, कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स है, कुछ स्टूडेंट बॉयज है, तो उनको अलग अलग कर दिया। तो ये है एक नेचुरल वे ऑफ डूइंग द ग्रुपिंग। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा, अच्छा सर ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है क्लासिफिकेशन, बट हो सकता है कि मैंने ये काउंट करना, अच्छा कितने कितने लोगों ने स्पेक्स पहने हैं, चश्मे वाले चश्मेधारी कौन कौन है, बिना चश्मे वाला कौन है, ठीक है, विदाउट स्पेक्स कौन है। सो अगर मैं ये ग्रुप बना दूं ना, अब पहले जैसा ग्रुप तो बनेगा नहीं, क्योंकि कुछ लड़कियां भी चश्मा पहनते हैं, कुछ लड़के भी पहनते हैं, और बहुत सारे लड़के लड़कियां नहीं पहनते चश्मा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब जब वो ग्रुप बनाऊंगा ना मैं, वो ऐसा थोड़ा सा अटपटा सा हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि as we change the character the classification will change। अगर हम कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं, क्लासिफिकेशन बदल जाता है। हेलो, आर इट क्लियर? हेलो, इजंट इट क्लियर? ठीक है, जैसे इवन आप लोगों ने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा होगा। बहुत पहले के लोग देखते थे, अच्छा इसको आवाज आता है कि टंग टंग टंग, मेटल है भाई, नहीं आ रहा है, फूट रहा है, आवाज भी नहीं आ रहा है, तो नॉन मेटल है। इस तरह से पहले उन्होंने, है ना, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, ऐसे क्लासिफिकेशन किया। हेलो, isn't it? बाद में कुछ लोग आए नए 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 नए, है ना, ऑक्टेव वाली थ्योरी देखो, ट्रायड वाली थ्योरी देखो, हर एक बंदे ने अपना अपना नया वे कैरेक्टरिस्टिक ढूंढा। उसके बाद आप जानते हो मेंडलीफ वाला जो क्लासिफिकेशन है, विच एक्चुअली बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। एंड जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर को लिया गया है एज ए कैरेक्टर। सो यहाँ पे यही हमें नोटिस करना है कि जब हम लोग कैरेक्टर बदल देते हैं, क्लासिफिकेशन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। हेलो, इजंट इट? है ना? तो ऐसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन पहले से अभी तक हुए हैं, करेक्ट है। नाउ सिस्टम जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में आप बहुत कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हो, टेक्सोनॉमी में पढ़ते हो, तो हम लोग उसमें ज्यादा जाएंगे नहीं। यहाँ पे इस चैप्टर के शुरुआत में ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज दी है। सिस्टम, है ना, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एपीडी कैंडोल। नाम क्या है बेटा? एपीडी कैंडोल है। ठीक है, ये देखो, तो ये भाई साहब जो है एपीडी कैंडोल, इन्होंने क्लासिफिकेशन के भी बहुत सारे टाइप्स, है ना, मतलब क्लासिफिकेशन को बताया। ओके, तो उन्होंने कहा कि देखो, सर्टेन क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, सर्टेन नेचुरल होते हैं, कुछ फाइलोजेनेटिक होते हैं, एंड सो ऑन। तो चलो, नंबर वन हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब क्या है, नेचुरल का मतलब। देखो, फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है, इसका यहाँ पे एनिमेशन दौड़ रहा है भाई। एवोल्यूशन, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज द फाइलोजेनिक। तो जब आप क्लासिफिकेशन करने के लिए इवोल्यूशन को कंसिडर करोगे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसिडर करते हो, उसको हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं।
तो यही हमें बस समझना है. If you change the character, the classification will change. Change the character, classification will change. Change the character, classification will change. How? See it here. Now यहाँ पे आता है बेटा कार्ल लिनियस भाई साहब. इसके पहले आपने कभी सुना होगा द फादर ऑफ बॉटनी, जिनको हम लोग बोलते हैं थियोफ्रेस्टस. यू हैव हर्ड अबाउट दिस पर्सन नेम थियोफ्रेस्टस. थियोफ्रेस्टस. नाउ ये जो भाई साहब है, इन्होंने क्या किया, प्लांट्स प्लांट्स प्लांट, जितने भी प्लांट दुनिया भर में हैं उनके 4 ग्रुप बना दिए. कैसे? एक कैरेक्टर लिया, हाइट, लेंथ ऑफ द स्टेम. एकदम छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आपके जैसा पेड़ है, उसको बोला हर्ब. हर्ब छोटा सा, ठीक है, हर्ब. उसके बाद थोड़ा और बड़ा, अंडर श्रब, उससे भी बड़े श्रब, और बहुत बड़े बड़े तो ट्रीज. ऐसे 4 ग्रुप बना दिए. बट अब देखो अजीब सा क्या क्लासिफिकेशन है यार ये. मतलब छोटा है, हर्ब है, तो हर्ब जिम्नोस्पर्म भी हो सकता है, हर्ब ब्रायोफाइट भी हो सकता है, हर्ब एंजियोस्पर्म भी हो सकता है. अब हर्ब है तो सारे हर्ब है, ठीक है. फ्लावर आ रहा है तब भी हर्ब है, फ्लावर नहीं आता है तब भी हर्ब है, सीड आते हैं, सीड बनते हैं तब भी हर्ब है. ये जो क्लासिफिकेशन है इसीलिए आर्टिफिशियल है ना. नेचुरल लगता नहीं है यार. बिना फ्लावर वाले प्लांट को भी आप फ्लावर वाले प्लांट के साथ रख दिया, क्या है ना, कोई भी छोटा बच्चा ही बताएगा. सो अब वो उसके समय उन्होंने सोची हुई बात थी. बट एक सिंगल कैरेक्टर लिया, वो भी मॉर्फोलॉजिकल, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से जो कैरेक्टर दिखता है ना वो ले लिया. अभी इसको हम अर्लीस्ट सिस्टम कहते हैं क्लासिफिकेशन का. एंड दे वर बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स. ऐसा कुछ तो भी एक कैरेक्टर ले लिया, एक दो कैरेक्टर ले लिए मॉर्फोलॉजिकल, और क्लासिफिकेशन कर दिया. जैसे ये भाई साहब है लीनियस, कार्लस लीनियस, ठीक है. इनको एक्चुअली कार्ल लीन, ये इनका नाम है, कार्ल लीन, है ना. हम लोग प्यार से इनको कार्लस लीनियस बोलते हैं, ठीक है. अब ये जो लीनियस का सिस्टम जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने बना दिया पूरा. एंड्रोशियम स्ट्रक्चर मतलब एक नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन. तो अगर आप लोगों ने फ्लावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्लावर में है ना कार्पेल होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है. स्टेमेन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन के यूनिट, ठीक है. तो नंबर ऑफ स्टेमेन, अब इन्होंने क्या किया, ऐसे 24 ग्रुप बना दिए प्लांट्स के. कैसे बनाया, प्लांट्स के 24 ग्रुप्स. यहाँ पे ऐसे जैसे नाम लिख देता हूँ मैं. सपोज एक फ्लावर है, उसमें सिर्फ एक ही स्टेमेन है, 1 स्टेमेन. तो अगर एक ही स्टेमेन है तो भाई ने बना दिया ग्रुप का नाम मोनेंड्रिया. मोनेंड्रिया, ओके, बहुत बढ़िया. 2 है तो डायएंड्रिया, 3 है तो ट्रायएंड्रिया. इस तरह से ग्रुप बनाता चला गया. ये तब तक ठीक था भाई. बट उसने जो 24th ग्रुप बनाया वो गजब का था. दैट ग्रुप वाज नोनेंड्रिया. नोनेंड्रिया. अब ये जो नोनेंड्रिया भाई साहब ने बनाया है ना, ये बहुत ही गलत है. क्यों? क्योंकि नोनेंड्रिया का मतलब इन्होंने ये नहीं लिया कि फ्लावर में स्टेमेन नहीं है ना. नो स्टेमेन. नो स्टेमेन का क्या मतलब पता है? अरे नो स्टेमेन मतलब नो फ्लावर. अब इसके नोनेंड्रिया में बैक्टीरिया भी डाल दिया इसमें, बैक्टीरिया भी. उसके बाद फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सब लोगों को एक ही ग्रुप में डाल दिया. आप इमेजिन करो, एक सिंगल सेल बैक्टीरिया और एक बहुत बड़ा जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इनको आप एक ही ग्रुप में रख रहे हो, तो ये तो सही है नहीं. ये आर्टिफिशियल ही तो है, जबरदस्ती का कार्यक्रम है, ठीक है. सो इसे हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं. नीट या सीईटी आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहेगा, वो पूछेगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम के लिए आप कौन से कैरेक्टर्स को कंसिडर करोगे. आंसर होगा few morphological character. few morphological character. few morphological character. few का मतलब एक या दो बस, 1 or 2 morphological characters. Yes, hello. अच्छा, who was the supporter of this? Linnaeus, Theophrastus, ठीक है. इतना ही आपसे पूछेंगे, तो that's it. That is what understanding. Hello, clear है बेटा?
अरे क्लियर है, कुछ तो बोलो। गुड मॉर्निंग, हेलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड विशाल। विशाल तू कल आया था, अरे ना कल आया था, थोड़ा कुछ बोल रहा था ना, पूछना था ना, एकदम से गायब हो गया। चल ठीक। एनीवे, बहुत बढ़िया विशाल, गुड। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिंपली। ये देखो, ये आर्टिफिशियल, अभी मैं क्या बोलता हूँ, देखो मान लेते हैं हम लोग है ना, ये देखते हैं इसका ड्रॉबैक क्या है। क्या ड्रॉबैक है? नंबर वन, पहला तो है दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर आने वाला प्लांट है, ठीक है, या तो जैसे कि ब्रिंजल और मैटो पोटैटो, अब ये दोनों ही सोलानासी में आते हैं। बट मान लेते हैं क्योंकि उनके अंदर स्टेमिन का नंबर बहुत वेरी करता है, तो अलग अलग हो गए यार, वो अलग ही हो गए। तो दूसरा है कि देखो, कोई भी क्लासिफिकेशन है ना, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर इवोल्यूशन के टाइम पीरियड में ज्यादा देर तक टिकते नहीं। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है रूट, स्टेम, लीफ, ये कैरेक्टर होते हैं ना। ये कैरेक्टर क्या है, बहुत जल्दी बदल जाते हैं। मतलब इवन अगर आप लोगों ने कभी एक छोटे से पौधे को अगर आप अंधेरे में ग्रो करते हो, विंडो के पास में, है ना, तो आपको तो पता है वो फोटोट्रॉपिज्म करके बेंड कर जाता है, बेंड तो करता ही है, वो येलोविश हो जाता है, उसके लीव्स भी इलोंगेट हो जाते हैं। मतलब उसके लीव एक बार अगर आपने सिर्फ अंधेरे में रखा तो भी बदल जाएगा। तो यार 1000 में जब इवोल्यूशन चल ही रहा है, तो बेटा ये प्लांट जो है वो अपने अपने आप को बदल देते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर इतने स्टेबल कैरेक्टर है नहीं, ठीक है। हाँ, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे फ्लावर का कैरेक्टर, या तो जो भी इसमें हम लोग कोन्स के बारे में बात करते हैं, जो भी है ना प्लांट्स में, तो सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब फ्लोरल कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को अगर हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ही बेटा क्लासिफिकेशन को हम लोग बेस्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो बहुत जल्दी नहीं बदलते, ठीक है, बिकॉज उसको स्पीसीज की कंटिन्यूटी करनी है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देता है, वो बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। इट्स नॉट ए गुड क्लासिफिकेशन। So this is not acceptable since the vegetative characters are more easily affected by the environment. Vegetative character बहुत जल्दी affect हो जाते हैं, इसीलिए अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो यार आपका आगे चल करके क्लासिफिकेशन बेकार हो जाएगा। मतलब जिस कैरेक्टर को लेके आपने क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है, आगे चल करके वो कैरेक्टर ही बदल जाएगा, तो फिर कैसे होगा? हेलो, इजंट इट? ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखना बेस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट क्लासिफिकेशन? द आंसर इज द क्लासिफिकेशन which gives more weightage to reproductive characters is the best classification. Why sir, why sir, why sir, why this polarity? The answer is very simple, because reproductive characters are more stable with the environmental changes. Is it clear? Hello, is it clear? Sir, can you repeat again? Yeah, I will repeat again, no problem at all. ठीक है, किसने पूछा वो तो मुझे समझ में नहीं आया, आवाज ही आया। कौन है? ठीक है, देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल बेटा। देखो मुद्दा है, जैसे कि हम लोग प्लांट्स के बारे में जैसे मैंने अभी बात की है, क्या कभी आपने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा है? आपके 9th-10th में फोटोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा है क्या? Have you studied फोटोट्रॉपिज्म? उसको पढ़ाते समय है ना, ये बताते हैं कि नेचुरली जो इम्पैक्ट होता है लाइट की अवेलेबिलिटी का, तो अगर आप ऐसा करोगे, किसी प्लांट को कंप्लीट डार्क में अगर ग्रो करोगे ना, तो वो प्लांट बेचारा क्या करेगा, लाइट जहां से आता है वहां की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर सपोज उस पूरे रूम में एक छोटा सा होल है जहां से लाइट आ रहा है, तो ये प्लांट छटपटाएगा, वहां पे जाना है भाई, उधर से लाइट आ रहा है, ठीक है। इसीलिए वो उसकी स्टेम की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो स्टेम उसका एकदम पतला हो जाता है, येलोविश हो जाता है और फिर लाइट की तरफ ग्रो करता है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि आपने उसी पेड़ को अगर ब्राइट लाइट में ग्रो किया होता तो वो नॉर्मल ग्रो होता, उसका स्टेम छोटा होता, थिक होता, जैसे नॉर्मल होता है वैसा होता। मतलब आपने सिर्फ उसके एक जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट चेंज किया, उसने अपना वेजिटेटिव कैरेक्टर बदल दिया। मतलब वो बाकी के प्लांट जैसा दिखाई नहीं देगा उसके ही स्पीसीज के। आर यू गेटिंग दिस? हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो, आर यू गेटिंग हाँ दिस? सर। हाँ, तो अगर सर सिर्फ एक, आपने बोलो पानी रे बोल। हाँ वो बेस्ट क्लासिफिकेशन का बोला था ना, वो रिपीट करना था। हाँ वही तो बता, वही तो है, उसी का ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो बेस्ट क्लासिफिकेशन वो है जब आप सिर्फ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज देते हो फॉर क्लासिफिकेशन, जैसे कि फ्लावर के कैरेक्टर्स। ठीक है, और बेटा आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। सो व्हेन द classification gives more weightage to reproductive characters than vegetative characters is called as the best classification. Hello, isn't it clear? है ना? कारण क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत जल्दी बदल जाते हैं। आगे बढ़े, है ना? तो ये था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो भाई साहब थे लीनियस, इन्होंने बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचरी, है ना? Anyway, अभी आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और जब हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इनका नाम आता है, दो साइंटिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, माफ करो भाई साहब। ठीक है, ये देखो इनका नाम है, एक का नाम है बेंथम और एक का नाम है हुकर। ठीक है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये जो बेंथम एंड हुकर है, दीज आर बेस्ड ऑन, है ना, उन्होंने नेचुरल एफिनिटीज कैरेक्टर को कंसिडर किया था। अब ये नेचुरल एफिनिटीज का अर्थ बहुत, मीनिंग बहुत अच्छे से समझना पड़ता है हमें। नेचुरल एफिनिटीज का सीधा और सिंपल मीनिंग है कि आपको दिखाई देगा, जैसे कि फ्लावर का प्रेजेंस होना, तो आप देखेगा कि अरे हाँ ये सारे प्लांट्स के ऊपर फ्लावर आता है और दूसरे प्लांट्स के ऊपर फ्लावर नहीं आता। तो ये एक बहुत नेचुरल चीज है जो हमें देखने को मिलती है, आप उसी को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ऐसे कोई जबरदस्ती का एक हाइट वाला कैरेक्टर उठा लिया, ऐसे नहीं करते आप, क्योंकि हाइट तो सब में है, कि कोई बड़ा है कोई छोटा तो है। ठीक है, सो एक बिल्कुल नेचुरली डिस्टिंक्ट करने वाला कैरेक्टर लिया, दीज आर बेस्ड ऑन, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एफिनिटीज। ठीक है, नाउ इट कंसीडर्स एक्सटर्नल फीचर्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ पे सिर्फ बाहर बाहर के कैरेक्टर नहीं देखते हम लोग, वी ऑल्सो कंसिडर्स इंटरनल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रास्ट्रक्चर। अल्ट्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? आप माइक्रोस्कोप के नीचे उसका सेल कैसा है, उसका टिश्यू कैसा है, उसकी एनाटॉमी, ठीक है, ये सब देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, मतलब उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है, जाइगोट पे, जाइगोट से 2 सेल, पे 2 सेल से 4 सेल, पे 4 सेल से 8 सेल, 8 to 16, 16 के बाद क्या? ठीक है, so that's it. When you study the development of the embryo and we compare even phytochemistry, phytochemistry मतलब क्या है कि उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, स्पीसीज में कौन कौन से केमिकल है, जैसे कि टर्मरिक उठाएंगे तो टर्मरिक में बेटा बहुत सारे अलग ही प्रकार के केमिकल होते हैं, या टर्मरिक खाओगे और जिंजर खाओगे तो आपको पता चलता है टेस्ट में डिफरेंस है। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, है ना, between the taste of the turmeric and ginger? Now you don't understand that because they have a certain different kinds of the chemicals in them. Hello, isn't it? Isn't it? तो आपको तो बिल्कुल नेचुरली समझ में आता है भाई, अदरक खाओ, है ना, टर्मरिक खाओ तो पता चल जाता है। So any fruit you will eat, you understand the taste, why they taste differently, you know. So that means they must have some different chemical composition in them. Yes, isn't it? तो अगर ये सब अगर हमें पता होता है तो हम लोग सारे ही कैरेक्टर्स को लेने की कोशिश करते हैं, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, फाइटोकेमिकल कैरेक्टर। फाइटो मतलब प्लांट होता है, फाइटो का केमिकल निकालो, फाइटोकेमिकल, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है स्टडीइंग द केमिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स, दैट्स द फाइटोकेमिस्ट्री। Isn't it? Hello, isn't it?
ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें हम लोग इंटरनल कैरेक्टर्स को भी कंसिडर। अब ये जो दोनों भाई साहब थे, इन्होंने सारे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन किया फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो जितने भी प्लांट्स को फ्लावर्स आते हैं उनको ही इन्होंने क्लासिफाई किया, ठीक है। सो दे जस्ट डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बट इनका क्लासिफिकेशन बहुत परफेक्ट है। तो आज भी जितने बॉटेनिकल गार्डन्स में आप जाओगे ना, विजिट करोगे, तो आपको दिखेगा वहां पे बोर्ड लगे रहते हैं प्लांट्स के सामने, ठीक है। कुछ लोग पेड़ है ना नहीं देख पाते, पेड़ों के मतलब सामने जो बोर्ड होता है वो कभी देखते नहीं है, वो अपने घूमने चले जाते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करना कि आपको दिखा रहेगा वहां पे। तो आज भी जहाँ पे भी आप जाओगे, म्यूजियम्स में या जहाँ पे भी बेटा आपको प्लांट्स लगे हुए दिखेंगे, है ना, वो इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंज किए होते हैं, बेंथम एंड हुकर के। एनीवे, सो इट इज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय द बेंथम एंड हुकर। क्लियर है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आप बोलोगे सर ये जो क्लासिफिकेशन है, क्या ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है? यस, हेलो, इट इज अ बेस्ट क्लासिफिकेशन। व्हाई? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फ्लावर्स को एज ए कैरेक्टर सिलेक्ट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंस उन्होंने फ्लावर को ही दिया बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है, और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स का ही क्लासिफिकेशन किया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सो दैट द क्लासिफिकेशन, बट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा ध्यान से मैं बताता हूँ। देखो, प्रॉब्लम ये है कि इवोल्यूशन को अगर हम समझे तो सबसे पहले एल्गी अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुए, उनसे डेवलप होकर के बेटा ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट से भी थोड़े ज्यादा डेवलप हुए तो टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट से भी थोड़े ज्यादा जो डेवलप हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा कि पहले डाइकोटिलेडोनस प्लांट आए, फिर आए जिम्नोस्पर्म और फिर मोनोकॉट एंजियोस्पर्म्स आए, ये उन्होंने बताया। यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी, ठीक है। जिस तरह का आज हमारा अंडरस्टैंडिंग है, हम जानते हैं कि पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, देन डाइकोट एंड मोनोकॉट, ऐसा। तो ये जो पोजीशंस है ना इन दोनों की, ये बेटा इन्होंने गलत कर दी। तो इनका क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम जो है बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। बट इवोल्यूशनरी जो आइडिया था, मतलब फाइलोजेनी को, वो प्रॉपर कंसिडर नहीं कर पाए। फाइलोजेनेटिकली उनका जो भी पोजीशनिंग था प्लांट्स का, वो थोड़ा गलत था, ठीक है। नाउ सर, व्हाट इज फाइलोजेनी? व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 12 to 16 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, बिल्कुल, है ना, वहां पे हम लोग देखने को मिलता है ना। एक आपने शायद सुना होगा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, ट्रायोपिथिकस आए, है ना, ट्रायोपिथिकस से फिर ये बने इस तरह से, ठीक है। फिर आता है बेटा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से एक और ब्रांच निकली, तो ये गोरिल्ला भी बने और ह्यूमन भी बना, ठीक है। सो दिस वे वी हैव द क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं सब बोलूंगा, अच्छा चलो इन सब का एंसेस्टर कौन है, तो आप बोलोगे सर ट्रायोपिथिकस। अच्छा, ट्रायोपिथिकस के पहले कौन था? सर पैरापिथिकस। सर ये पिथिकस का मतलब क्या होता है? अरे पिथिकस मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ह्यूमन और एप दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। ओ ऐसा है, वाह वाह वाह, अच्छा। तो मतलब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, स्टडी करते हैं। सर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मान लेते सर ये है चिंपैंजी और ये है ह्यूमन, तो इनमें से सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है ह्यूमन बीइंग का? तो डेफिनेटली बेटा चिंपैंजी इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप इंटेलिजेंस की बात बोलो या जिस तरह से वो हरकतें करते हैं, है ना, या जिस तरह से बेटा उनका क्या बोलते हैं प्रेजेंस, ठीक है। सो जेनेटिकली डीएनए लेवल पे भी अगर हम लोग टेस्ट करके देखें तब भी पता चलता है कि चिंपैंजीज आर वेरी 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 क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, हमारे सबसे, है ना, नजदीक का रिश्तेदार है। बट ये क्या बेटा पराये लोग हैं? नहीं, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। They are evolutionary related to us यार। तो ये जो स्टडी करने का है ना, इसी को हम फाइलोजेनी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ फाइलोजेनी। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसे बेटा हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फाइलोजेनेटिक ट्री। क्या कहते हैं इसको हम लोग?
phylogenetic tree, इस तरह से जब हम लोग अरेंज करते हैं. Now these are based on evolutionary relationships among the organisms. This assumes that the organisms in the same taxa have a common ancestor. अभी जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में है, ठीक है, मतलब जैसे कि हमने बात हो रहा पैंथेरा, अब पैंथेरा इस जीनस है, पैंथेरा इस जीनस है. अब इस पैंथेरा इस जीनस में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, ऑल, ठीक है, ये सारे बेटा ये एक से ये जो एक टैक्सा आपको दिखाई दे रहा है एक जीनस लेवल पे, ठीक है, ये सब बेटा इनका कोई ना कोई एक प्रॉपर कैरेक्टर है ना, जो है एंसेस्टर है, वो एक ही पॉइंट से आए हुए सारे हैं. Isn't it? Hello, is it clear? है ना, ये सब प्राइमेट्स है जितने भी है बेटा ह्यूमन बीइंग के साथ मिला करके, ऑल आर प्राइमेट्स, ठीक है. All these primates actually have arose from this Dryopithecus, है ना, Dryopithecus, Ramapithecus, ठीक है, Australopithecus, ये जो नाम आपको आपने कभी सुने भी होंगे, ठीक है, उनसे हम लोग आए हैं. उनके भी पहले था Parapithecus, उनके भी पहले थे लेम्यूर, है ना, उनके भी पहले थे बेटा ट्री श्रीव छोटा सा एकदम ट्री के ऊपर चढ़ने वाला, वो हमारा एंसेस्टर है ना, एकदम है ना खरगोश जैसा ऊपर चढ़ जाता है ट्री के ऊपर, इतना छोटा सा होता है, श्रीव बोलते हैं उसको. अब ये श्रीव जो होते हैं वो तो है ना, ये वो हमारा एंसेस्टर है, बताओ, है ना. आज तो हम पेड़ पे चढ़ भी नहीं पाते, आप में से कितने लोग हैं वी कैन क्लाइंब ऑन द ट्री देखे हैं, पर चढ़ पाते हो क्या? मुश्किल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना. सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है. फाइलोजेनिक हम लोग पढ़ते हैं एंड दिस इज अबाउट व्हाट द, बट आपको क्वेश्चन आएगा, नाउ अंडरस्टैंड करो इसको कि सर ये क्लासिफिकेशन है ना, नेचुरल क्लासिफिकेशन है क्या? द आंसर इज यस, दिस इज नेचुरल क्लासिफिकेशन ओनली. ये भी नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर ही डिपेंड है, बट इसमें एक और चीज उसने करेक्टली कंसीडर की है, वो है फाइलोजेनेटिक, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी इन्होंने कंसीडर किया है. फाइलोजेनी या इवोल्यूशन की स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. सो आगे चलते हैं. तो ये बेस्टेस्ट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसका ड्रॉबैक भी हटा दिया है. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज द बेस्टेस्ट क्लासिफिकेशन, यू नो, बिकॉज वो नेचुरल एफिनिटी के कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड भी है और उन्होंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को करेक्टली कंसीडर किया है. हेलो, तो सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन कौन सा हुआ? फाइलोजेनेटिक, ठीक है. Isn't it clear? किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तीनों चीजें क्लियर है? हेलो, हेलो, यस सर. मेरे को है, कोई तो है. चलो ठीक है. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग अदर सोर्सेस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन. अभी देखो अलग अलग चीजें और भी है, मतलब सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए बहुत दूसरे भी चीजें हम लोग दूसरे वे से भी सोचते हैं, जैसे कि ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को ही हम लोग फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. इट्स कॉल्ड एज व्हाट? द फेनेटिक क्लासिफिकेशन. इट्स कॉल्ड एज द फेनेटिक क्लासिफिकेशन, या इसी चीज को बेटा हम लोग एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन कहते हैं. एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन. सर एडेंसोनियन का क्या मतलब है? अरे भाई एडेंसन नाम के साइंटिस्ट थे, एडेंसन नाम के साइंटिस्ट थे, उनके लीडरशिप में ये पूरा जो है मतलब जो भी क्लासिफिकेशन किया गया, इसीलिए इसको एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन कहा जाता है. सर फेनेटिक का मतलब क्या है? ठीक है, फेनेटिक का मतलब है, अगर आपने 9th या 10th में मेंडल भाई साहब को पढ़ा होगा, ग्रिगोर जॉन मेंडल, जेनेटिक्स, तो उसमें दो वर्ड आपने सुने होंगे, जीनोटाइप, फिनोटाइप. अभी फिनोटाइप का मतलब होता है कैरेक्टर, कोई भी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर द फिनोटाइप्स. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है. यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी एक प्लांट को आपने ले लिया, छोटा सा पौधा भी लिया, तो उसमें अगर मान लो है ना लीफ के कैरेक्टर्स है, रूट के हैं, फ्लावर के हैं, है ना स्टेम के हैं, सारे कैरेक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, जितने कैरेक्टर हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं सारे के सारे,
every character we consider of the plant. few character 10 character है ना, ऐसे नहीं लेते, we consider entire character, जो भी आप छोड़ोगे नहीं कुछ भी, ठीक है, ऐसा करोगे, all observable characters. Now it's very difficult for a human being to manage this much level because there are 1.7 million species. अगर आप 1.7 मिलियन स्पीसीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हो और वो भी बेटा सारे कैरेक्टर, मतलब किसी एक प्लांट में 1 लाख भी कैरेक्टर हो सकते हैं, है ना, उसके एकदम छोटे मोटे सारे कैरेक्टर लेके कंसिडर करोगे तो अगर इतने सारे कैरेक्टर किसी भी एक ही इंडिविजुअल में होंगे, और अगर हम लोग 1.7 मिलियन प्लांट्स का इवन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो किसी भी ह्यूमन के बस की बात नहीं है ये, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया, इट इज कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर्स। सो वी हैव डेवलप्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, we have developed a particular database management systems, DBMS, डेटा है, ह्यूज डेटा है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है। इनके लिए जैसे कि आप लोग जावा, C++ ऐसे लैंग्वेज बोलते हो, वैसे बेटा इसके लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज डेवलप की गई है जिसको बोलते हैं हम लोग हैमर, ठीक है। So you know, so different languages we have developed, we have converted all the characters into number and codes। कैरेक्टर्स को हम लोग एज ए नंबर या कोड देखते हैं, ठीक है, और उनको फिर बेटा असाइन करते हैं एक एक कैरेक्टर को, इसीलिए इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? व्हाई? बिकॉज़ वी आर गिविंग अ पर्टिकुलर नंबर और कोड टू द कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, इसका फ्लावर के पेटल्स फ्री है, इसके फ्लावर के पेटल फ्यूज्ड है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, इसका नंबर अलग, उसका नंबर अलग, दो अलग कैरेक्टर है ना, चलो ठीक है। So every character is actually represented by a number or code, क्योंकि हमें प्रॉपर डेटा को प्रोसेस करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। So thus hundreds of characters can be easily considered. Now अभी देखो इक्वली कंसिडर, तो यहाँ पे है ना ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है? बिकॉज वी आर यूजिंग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े बड़े नाम है भाई। Is it a best classification? Hello, anyone? Is it a best classification? क्यों भाई? So answer is no. Why not? Why not? सर अभी तो बताया आपने, जो भी कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देता है वो अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है, और यहाँ तो सभी कैरेक्टर ले रहा है, मतलब सभी मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर तो दे रहा है। भैया सही है। तो ये ना, ये मतलब नहीं कि जो नया है, मॉडर्न है, मतलब अच्छा हो, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट द करेक्ट थिंग, यू नो, ऑल इज गॉड एनीवे। तो मुद्दा यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि डीबीएमएस, हैमर ऐसे बढ़िया बढ़िया सिस्टम है। देखो आपको भी इसमें करियर करने का मौका है ना, इसमें करियर करने का मौका है, बट पहले जो है अच्छी ग्रेजुएशन डिग्री लेनी पड़ती है, एमबीबीएस से लोगे तो और भी बढ़िया है। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वगैरह जो भी डील कर रहे हैं आप लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब बायोलॉजिकल नॉलेज। और जिस बंदे को ये सब में इंटरेस्ट है ना, कोडिंग में एंड डेटा प्रोसेसिंग में, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी थोड़ा सा कमांड है और बायोलॉजिकल नॉलेज भी है, तो वो लोग सुटेबल है फॉर दिस वर्क, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। एनीवे, सो ये रहे एक वन पॉइंट, इट्स नॉट अ बेस्ट बिकॉज इट गिव्स द सेम वेटेज टू ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब आता है बेटा साइटो टैक्सोनॉमी। ये भी क्या है, बहुत आसान है। साइटो का मतलब होता है सेल, सेल स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द साइटोलॉजी, सेल्स की स्टडी करना। अब देखो अगर हम लोग ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लेकर भी क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे तो हम लोग सादा सेल के लेवल पे, साइटोलॉजिकल लेवल पे हम लोग जाते हैं, सेल के अंदर जाके देखते हैं, है ना, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कितना है ना, उसके बाद बिहेवियर जो है, सेल का बिहेवियर कैसा है, घूमता फिरता है कि एक ही जगह चिपका हुआ रहता है। ऑल दिस थिंग्स वी सी अबाउट द सेल। और सेल्स के ही कैरेक्टर्स को लेकर के हम क्लासिफिकेशन करना जब शुरू करें तो उसे हम कहते हैं साइटो टैक्सोनॉमी।
ये ज्यादा डीप हो गया, और भी ज्यादा हम लोग गए और बिल्कुल सेल के अंदर के जाकर कैरेक्टर्स को लेकर के बेटा हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। देखो अगर आप बात करोगे बैक्टीरियाज के बारे में, तो यार बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं इतने छोटे होते हैं ना, कितने छोटे होते हैं वो, और वो सारे सिंगल सेल से बने हुए हैं। मार्फोलॉजिकली अगर आप देखो भी तो बेटा वो ऊपर ऊपर से सब सेम ही दिखते हैं। तो फिर उनके लिए क्या करें? तो कुछ नहीं, उनका कल्चर बनाओ, उनको क्रश करो, उनके केमिकल आइसोलेट करो, तो केमिकल लेवल पे जाके टेस्ट करेंगे हम। इसको इसीलिए बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो इट इज यूज्ड, इट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। अब यहाँ पे प्लांट लिखा है, प्लांट्स के लेवल पे हम लोग करते ही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के एल्कलॉइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो दैट ऑन दैट बेसिस वी कैन डू। बट केमोटैक्सोनॉमी डेफिनेटली बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी बेस्ट थिंग। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन सबको बेटा हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देन जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये देखो इवन कोरोना वायरस के बारे में अगर हम बात करें, अभी ये वायरस है यार, how you will differentiate between the alpha and beta and delta variant of the coronavirus? चलो क्या डिफरेंस है उनमें? ठीक है, अगर वो कोरोना वायरस ही है तो वो तो एक जैसे हैं, बट यस उनका जो बाहर का जो प्रोटीन कोट होता है या उसके नॉब होते हैं, उनकी केमिकल नेचर को बदल देता है। दैट चेंज, द सिंगल स्लाइट चेंज ऑफ द केमिकल, हेलो, इट्स कंसिडर्ड एज अ वेरिएंट। हेलो तो बारीक बारीक, आज तो हमारे पास इतना हमने एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि हम बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल, छोटा से छोटा केमिकल चेंज भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ऑल्दो इसको समय लगता है, बट वी कैन डिटेक्ट। हेलो तो अगर आप समझो कि कभी भी इवोल्यूशन के बाद में भी, ये सब कुछ होने के बाद में भी, अगर हम तब भी किसी दूसरे दो ग्रुप को प्रॉपर क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग केमिकल लेवल तक पहुंच जाते हैं। पहले सेल लेवल तक जाते हैं, फिर केमिकल लेवल तक जाते हैं और चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप you got it all the terms: artificial, natural, phylogenetic, numerical, cytotaxonomy and chemotaxonomy. If you have any doubt regarding this, you can ask right now. Read the same in your NCERT textbook. Hello, clear है? यस सर। हाँ सर, यस। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे अब हम आते हैं, देखो हमारा एम यहाँ पे है प्लांट किंगडम को पढ़ना है, और प्लांट किंगडम में हमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ऐसे 5 ग्रुप्स के बारे में वन बाय वन करके पढ़ना है। तो अभी पहले हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि एल्गी जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। कैसी होती है बेटा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। So algae actually shows the haplontic life cycle, isn't it? It's very simple, very simple thing, you know. तो algae के बारे में अच्छा समझ गए सर? अच्छा, तो haplontic life cycle होता है। The study of algae is called as the phycology. जो algae की स्टडी होती है उसे हम phycology बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं phycology, you know. Anyway, नाउ यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग बात करें तो एल्गी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एल्गी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एल्गी आर देयर। आई विल टॉक व्हाटएवर देयर इन द टेक्स्ट बुक, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। मेरे पास कितना नॉलेज है ये तो ही दिखाना है इधर। नाउ देखो एल्गी बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल मतलब सिंपल, दे आर वेरी सिंपल। वो थैलॉइड होते हैं। अभी थैलॉइड का मतलब है कि जिनमें रूट, स्टेम, लीफ ऐसा कुछ होता नहीं है डिफरेंशिएशन, ठीक है। वो ऑटोट्रॉफिक है, ग्रीन है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में मिलते हैं, है ना। ड्राई कंडीशन पे वो कभी नहीं होते। अब वो एक्वेटिक है मतलब दे कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज दे कैन बी फाउंड इन द मरीन वाटर, ठीक है। वो दोनों ही जगह पे मिलते हैं। इसके अलावा अगर वो मिलेंगे जैसे कि स्टोन्स के ऊपर या सॉइल के ऊपर या वुड के ऊपर, तो दैट मस्ट बी मॉइस्ट, बहुत ज्यादा उसमें क्या बोलते हैं,
मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आपने कभी सुना हो एक ऐसा एक्सीडेंट, ठीक है, जिसमें पहले लोग हंसते हैं, वो होता है कि एक बंदा बाथरूम में फिसल करके गिर गया, है ना, और फिर फ्रैक्चर हो गया, ऐसे आते हैं केसेस। अब ये बाथरूम में फिसलना ये किसकी वजह से है? ऑब्वियसली बाथरूम में वाटर भरा पड़ा रहता है, तो है ना, अगर वो कोई कॉर्नर वार्नर वो प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ तो वहां पे ऑब्वियसली एल्गी ग्रो हो जाते हैं और वहां पे एकदम स्लिपरी हो जाता है, थोड़ा सा भी पैर वहां पे पड़ गया तो वो वहां पे गिर जाएगा। सो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे वाटर अबंडेंट है या मॉइस्चर अबंडेंट है वहां पे भी वो ग्रो हो सकते हैं। इज इट क्लियर? है ना, मॉइस्ट हो, सॉइल एंड वुड, हर जगह पे जहाँ मॉइस्ट हो बहुत ज्यादा वहां वो ग्रो हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि सम ऑकर्स इन एसोसिएशन विद द फंजाई। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर शायद आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, शुरू हुआ है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? हेलो बच्चों। यस सर। हाँ, तो उसमें है ना आप लोग लाइकेन के बारे में पढ़ोगे। तो लाइकेन ये जो है एक्चुअली एक एसोसिएशन है बिटवीन द अलगी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई, एल्गी खाना बना के देता है और फंजाई जो है प्रोटेक्शन करता है, ड्राई वेदर में मॉइस्चर लाता है, मिनरल्स लाता है। ये इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे के साथ में मिल करके बहुत ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, दोनों मिल करके। इसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। ठीक है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है, मतलब दोनों को बेनिफिट है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली हेलोटिज्म है। सर हेलोटिज्म क्या होता है? हेलोटिज्म का मतलब है इट्स जस्ट एन मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। फंगस मास्टर है, वो एल्गी को किडनैप करके चारों तरफ से घेर के रखता है और बीच में सेंटर में एल्गी को रखता है हमेशा। ठीक है, और एल्गी अपना खाना बनाते रहता है, बनाते रहता है, बनाते रहता है। ठीक है, एंड फंगस जो है उसको ड्राई कंडीशन में भी अपना इधर उधर फैलता है प्रॉपरली। तो आप देखोगे लाइकेन में बहुत ज्यादा डोमिनेंस फंगस का ही होता है। ठीक है, क्योंकि ड्राई कंडीशन में बेचारे ये एल्गी तो सर्वाइव कर ही नहीं पाते, इसलिए वो अंदर ही रहते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं, या सिम्बायोटिक में हम लोग इसको हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप बोलते हैं। यहाँ पे हस्बैंड का रोल फंगस कर रहा है, वाइफ का रोल है ना एल्गी कर रहा है। ठीक है, सो एनीवे खाना बना के दे रहा है anyway, तो ये तो टिपिकली चेंज होना चाहिए। एनीवे, सो मुद्दा ये है कि क्या ऐसा होता है और भी जगह पे? तो यहाँ पे आंसर है यस। अगर आप देखोगे कि वो एनिमल्स के जो बॉडी होती है, हेयर होते हैं, वहां पे ग्रो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है स्लॉथ, द फास्टेस्ट एनिमल व्हिच ग्रोज वेरी स्लोली। बहुत धीरे होते हैं यार ये, बहुत धीरे। अगर किसी ने ज़ूटोपिया कार्टून देखा है तो उसमें एक स्लॉथ दिखाया है बैंक में काम करने वाला, है ना, जस्ट सी इट। तो ये जो स्लॉथ होते हैं दे आर वेरी स्लो। अब यहाँ पे नोटिस करना, अगर आप प्रॉपरली देख पा रहे हो ना, ये स्लॉथ का डायग्राम मैंने यहाँ पे रखा है, इसके हेयर को थोड़ा ध्यान से देखो। डजंट दे इट अपीयर ग्रीनिश? हेलो, आपको दिख रहा है इस स्लॉथ के हेयर ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ अगर सर आपको दिख थोड़ा, रहा है। Yes. तो ये ग्रीन क्यों है पता है? ग्रीन इसीलिए बिकॉज इसके हेयर में एल्गीज ग्रो हो रहे हैं, एल्गी आर ग्रोइंग ऑन इट्स हेयर। ठीक है, सो दैट इट इज ग्रीन, अदरवाइज इसके हेयर का कलर ग्रीन नहीं है, isn't it? तो ये क्या फायदा है इसको? इसका बेनिफिट ये है कि जब बहुत ज्यादा ग्रीन होगा जंगल तो ये भी ग्रीन हो गए हैं और इनको थोड़ा सा कैमोफ्लेज मिलता है, तो दे कैन बी सेव्ड फ्रॉम द प्रेडेटर बिकॉज ये खुद बहुत स्लो है, कोई भी इनको जल्दी से पकड़ लेगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे यही हमने तो ये बहुत दूर ऊपर ऊपर पेड़ों पे चढ़ते हैं, इसलिए एल्गी को फायदा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे ये उतना बेटा एल्गी को लाइट मिलेगा और वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये जो बेनिफिट है दोनों को, इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इट्स कॉल्ड एज द म्यूचुअलिज्म। और ये जो म्यूचुअलिज्म है इसका बेटा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सो इसके भी आगे अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें बच्चों, तो कुछ एल्गी जो होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये, मतलब सम एल्गी आर पैरासिटिक, आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। यार पैरासिटिक एल्गी का बढ़िया एग्जांपल है, इसको बोलते हैं सेफेलुरियस नाम का एल्गी है। अब ये सेफेलुरियस नाम का एल्गी है, अब देखो यार
जो खुद का खाना खुद बनाता है वो क्यों पैरासिटिज्म करेगा, बट ये करता है। एल्गी है फिर भी बेटा ये ग्रो होता है। ये ग्रो होता है ऑन द टी प्लांट पे, ठीक है, चाय वाली, चाय पत्ती वाला प्लांट है, टी प्लांट। इट कॉजेज द डिसीज कॉल्ड एज द रेड रस्ट ऑफ द टी। ठीक है, so it grows, this Cephaloreus grows on the tea plants and it causes the disease that is the red rust of the tea. तो ये है पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी एक और है जिसका नाम है बेटा हार्वेला। ठीक है, HARVYELLA, हार्वेला। अब ये हार्वेला, ये जो एल्गी है, ये दूसरे बड़े एल्गी के ऊपर बेटा ग्रो होता है। एल्गी के ऊपर पैरासिटिज्म। ठीक है, तो ये एरवेला भी एक पैरासिटिक एल्गी है। तो इस तरह से दो आपको कभी अगर पूछेंगे, दीज आर द टू एल्गी, है ना, शैवाल जिनको हम लोग कहते हैं, जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर, ये देखो, ये भाई साहब हेलो कैसा हो, गुड मॉर्निंग। तो ये देखो, ये स्लॉथ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके भी आप देख सकते हो, अगर हेयर को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको डेफिनेटली वो ग्रीन शेड इसके हेयर पे दिखाई देगा राइट नाउ ऑल्सो। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा स्माइल कर रहा है, क्या बात है। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस करना है। चलो हेलो आगे बढ़े। हार्वेला सेफेलुरियस, बताओ बताओ बताओ, पैरासिटिक एल्गी के नाम बताओ। ठीक है, हार्वेला सेफेलुरियस। देखो ये सब कुछ डिस्कवरी चैनल है भाई। ठीक है, आप जब भी इसको जितना इंटरेस्ट से देखोगे उतना याद रहता है। आप बड़ा मजबूर है, याद करना पड़ेगा क्या यार, नाम बड़ा दिख रहा है, ऐसा जैसे ही सोचोगे, सो योर ब्रेन विल वर्क लाइक दैट ओनली, यू नो, वर्क लाइक दैट ओनली। यस, एनीवे, सो नाउ यहाँ पे देखो क्या है, एल्गी के बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे। कुछ एल्गी बिल्कुल यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले एल्गी होते हैं। The form and size of the algae is variable. So some are single cellular, that is a Chlamydomonas, single cell algae होता है, एक यूनिसेलुलर algae होता है। इसके अलावा क्लोरेला is also a unicellular algae. Chlamydomonas, क्लोरेला, ये unicellular algae है। कुछ एल्गीज कॉलोनीज बना करके रखते हैं, जैसे ये कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है, एंटायर एक सर्कल में ना कॉलोनी है। ठीक है, तो सम एल्गीज आर कॉलोनियल, दे फॉर्म अ कॉलोनी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है बेटा वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स नाम का जो एल्गी है ये कॉलोनीज बना के रहता है। तीसरा बेटा है जैसे कि फिलामेंटस, मतलब वो है ना, फिलामेंटस होते हैं, है ना, ऐसे ये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, कारा, ये जो है कारा, है ना, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, ये सारे जो एल्गी होते हैं ये फिलामेंटस होते हैं, धागे धागे जैसे। ठीक है, याद हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, ठीक है, ये जितने भी एल्गी है ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल एल्गी। क्लैमाइडोमोनास, 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 ये बहुत बार नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एल्गीज ऑन देयर बेसिस ऑफ द साइज, बट ठीक है, एक और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, लेट्स जस्ट गो रिटन हियर। ओके, सो कुछ एल्गी जो होते हैं, सॉरी, ओके, कुछ एल्गी जो होते हैं वो एल्गी बहुत बड़े होते हैं, दैट इज दे आर व्हाट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विल कॉल देम एज ए मैक्रोफिलामेंट, मैक्रोफिलामेंट और मैक्रो एल्गी। जैसे कि एग्जांपल है फ्यूकस या स्पायर, है ना, सर्गियसम। अब ये जो एल्गी होते हैं दे कैन ग्रो अप टू 100 मीटर हाइट। 100 मीटर कितना होता है, कैन यू गेस? मतलब आप जिस रूम में बैठे होंगे अभी, अगर वो बहुत बड़ी भी रूम होगी तो भी ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर लोगे, 4 मीटर, है ना, 4 मीटर और 5 मीटर अगर आप एक बहुत बड़े हॉल में बैठे हो, है ना, इट्स दैट मच। तो यार ये एल्गी 100 मीटर हाइट पर होता है, 100 मीटर, तो आप उसके सामने, वो एल्गी के सामने कुछ भी नहीं हो, यू आर वेरी स्मॉल, इजंट इट? हेलो, तो बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, उन शिप्स के नीचे ऐसे आरे लगे होते हैं, रोटर्स, कटर्स लगे होते हैं,
पता है आपको क्यों? क्योंकि अगर उस ये एल्गी में जाके फंस गए तो बेटा वो चालू कर देते हैं, उसको कट करते नीचे से, काटते या है ना, आइसबर्ग को कट करने के लिए या ये एल्गी को कट करने के लिए वो बहुत बड़े बड़े आरे लगे होते हैं। ठीक है, सो मैक्रोफिलामेंटस एल्गीज आर देयर, दे आर वेरी ह्यूज, दे आर डेविल। ठीक है, बहुत बड़े, उनको मतलब पर्दों जैसे दिखते हैं। अगर आप कभी देखोगे बहुत बड़े बड़े है ना, ओशन के अंदर जाओगे ना, तो आप उन पर्दों के बीच बीच में घूमोगे, है ना, आपको दिखाई नहीं था उनके आजू बाजू। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट, मतलब एक देखो आप इमेजिन करो वेरिएबल, मतलब डाइवर्सिटी सोचो ना, एक है बिल्कुल सिंगल सेल का छोटा सा नन्ना मुन्ना, बिल्कुल छोटा, है ना, मतलब ये एल्गी आपको प्रॉपरली आंखों से दिखेगा भी नहीं, सिंगल सेल है, दिखेगा नहीं, आप माइक्रोस्कोप में देखोगे उसको, है ना। और ये ये एल्गी आपको माइक्रोस्कोप में देखेगा, बोलेगे चल किधर है तू, है ना, ये देखो डिफरेंस। एनीवे, so there is another point, how the algae reproduce, how they reproduce, the answer is they can show the vegetative reproduction, जैसे कि उनके फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे। अब ये देखो, ये एक एल्गी है, इसके दो फ्रैगमेंट्स हो गए, दो एल्गी बन गए, हैप्पी हो गए, है ना। तो फ्रैगमेंटेशन इज वेरी इजी प्रोसेस, है ना, दो फ्रैगमेंट्स हुए, चार फ्रैगमेंट्स हुए, तो ये फ्रैगमेंट से ही बेटा नया एल्गी बन जाता है, इजी, है ना। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज है जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स, जैसे अभी ये स्पोर है, डायरेक्ट एक सिंगल सेल में, ठीक है, सिंगल सेल से न्यूक्लियस डिवाइड होकर के थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म दे करके, ठीक है, डिवाइड होकर के निकल पड़ेंगे। अब यही स्पोर जब जमीन पे गिरेंगे, जहां पे भी उनको खाना पीना मिलेगा, वहां पे बेटा वो प्रॉपरली एक फिलामेंट में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, दे विल अगेन फॉर्म द फिलामेंट फ्रॉम द स्पोर, सो बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। अब ज्यादा करके एल्गी में जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अभी जू स्पोर क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन है। जूस्पोर मतलब, जू मतलब मोटिलिटी, मूवमेंट करने वाले, ठीक है। सो दे आर फ्लैजेलेटेड मोटाइल स्पोर्स एंड दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, नया एल्गी उसमें से मिलता है। अगर वो मोटाइल नहीं होते तो ऐसे एल्गी को हम ए प्लानोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग, ए प्लानोस्पोर। अगर उनमें मोटिलिटी नहीं होगी, मतलब जूस्पोर नहीं है, तो ए प्लानोस्पोर बनेगा। तो स्पोर कोई मियोसिस वगैरह से नहीं बनते, क्योंकि देखो जो एल्गी के थैलस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एल्गी के थैलस हैप्लॉइड होते हैं, उनसे जो स्पोर भी बनेंगे वो हैप्लॉइड ही होते हैं। तो हैप्लॉइड फिलामेंट से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होगा तो फिर से हैप्लॉइड फिलामेंट बनेगा। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस। अब ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर की थी, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस, एन से एन ही बन रहा है, इक्वल नंबर रख रहा है, मतलब माइटोसिस हो रहा है। जहाँ मियोसिस इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानते। बट जैसे बेटा देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेजेस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताई थी बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज होती है सेक्स ऑर्गन बनना चाहिए, सेक्स ऑर्गन ने गेमेट्स बनाने चाहिए, और गेमेट्स का फ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब होता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑब्वियसली जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स आपको डेफिनेटली बेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि एल्गी में 3 डिफरेंट वे से फ्यूजन हो सकता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोगेमी, दूसरा होता है अनआइसोगेमी, और तीसरा होता है ऊगेमी। अभी आइसोगेमी का मतलब बहुत साफ है, जो दोनों गैमेट एक दूसरे से फ्यूज होना चाहते हैं, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है ना, सिमिलर इन साइज, दोनों गैमेट सिमिलर है, दोनों मोटाइल है, फिजियोलॉजिकली सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ठीक है। इफ बोथ द गैमेट्स आर सिमिलर, इफ बोथ द गैमेट्स आर सिमिलर, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोगेमिक, और उनके फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं आइसोगेमी, ठीक है। दे मे बी फ्लैजेलेटेड, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास में होता है, और नॉन फ्लैजेलेटेड जैसे कि स्पायरोगायरा में होता है। अब देखो, अगर आप नीट या सीईटी का एग्जाम सीरियसली देना चाहते हो तो ये वाला पॉइंट कभी भूलना मत। स्पायरोगायरा हैव non-flagellated
गैमेट, नॉन मोटाइल गैमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी मतलब एमसीक्यू सॉल्व करोगे, है ना, ऑप्शन सॉल्व करोगे, तो आपको दिखाई देगा यार ये कि स्पायरोगायरा में हमेशा, स्पायरोगायरा में, है ना, नॉन मोटाइल गैमेट बनते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट। और ये अगर एक पॉइंट आप याद रखोगे ना, तो आपको डेफिनेटली बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पायरोगायरा डू नॉट हैव एनी मोटाइल गैमेट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। हाँ, वाइसोगैमेट्स होते हैं, दोनों एक जैसे बनेंगे, एक साइज के होंगे। उसके बाद आता है बच्चों अनआइसोगैमस। अनआइसोगैमस में देखो, हमारे एनसीईआरटी में नया टर्म, नया एग्जांपल डाला है, यूडोरिना। तो अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ स्पीसीज होते हैं क्लैमाइडोमोनास के ही जो अनआइसोगैमी भी शो करते हैं। इसका मतलब है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। यहाँ पे देख पा रहे हो, एक छोटा है उसको मेल बोला है, जो बड़ा है उसको फीमेल बोला है। दोनों मोटाइल है, दोनों मोटाइल है। अनआइसोगैमी का मतलब होता है साइज में या तो फिजियोलॉजी में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए दो गैमेट्स के बीच में, दैट इज अनआइसोगैमी। समथिंग, सम डिफरेंस मस्ट बी देयर। हेलो, क्लियर है ना? तो यूडोरिना, क्लैमाइडोमोनास, ये जो एग्जांपल्स है बेटा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट द अनआइसोगैमी। नाउ आता है बेटा oogamous। oogamous का क्या मतलब है यार? oogamous एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। ये भी एक्चुअली oogamous कंडीशन, ये जो है ये एक्चुअली अनआइसोगैमी ही है, बट इसको हम लोग कहते हैं एडवांस्ड अनआइसोगैमी। एडवांस्ड अनआइसोगैमी का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ द एडवांस्ड अनआइसोगैमी, देखो मीनिंग बहुत सिंपल है। एडवांस्ड अनआइसोगैमी का मतलब है कि यहाँ पे कंडीशंस फिक्स्ड है, कंडीशंस आर फिक्स्ड। क्या कंडीशन फिक्स्ड है सर? देखो, इसमें ये तय है कि फीमेल गैमेट मस्ट बी लार्जर इन साइज एंड स्टैटिक, नॉन मोटाइल होना चाहिए, जिसको हम एग कहते हैं, जिसे हम एग कहेंगे। जो बड़े साइज का होगा एक जगह रहेगा, कभी मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, और जो है ना, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म मस्ट बी वेरी स्मॉल एंड मोटाइल। ठीक है, तो ये कंडीशन है, मेल ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ कौन मेल है? यहाँ पे फीमेल भी बड़ा, मेल भी बड़ा हो सकता है ना, अनआइसोगैमी में आपको देखने को मिलेगा। आप मेल और फीमेल को सर्टनली डिसाइड नहीं कर सकते अनआइसोगैमी में, बट oogammy में बिल्कुल फिक्स्ड है, यही रूल है, यही रूल है, ऐसा ही होना चाहिए, तभी हम लोग उसको oogammy कहते हैं। आइसोगैमी में तो बेटा मेल फीमेल ये वर्ड ही यूज नहीं करते, नो वन इज मेल, नो वन इज फीमेल गैमेट। अगर आपको ज्यादा ही डिफरेंशिएट करना है, प्लस माइनस बोलो, प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन, दैट्स इट, इजंट इट? हेलो, है ना? बट वहां पे मेल फीमेल, क्योंकि आप दोनों गैमेट एक जैसे है यार, है ना, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, दोनों एक दूसरे से आके फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, दैट्स इट, दैट इज आइसोगैमी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है oogamous कंडीशन इज फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। और तीसरी भी एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये है कि फर्टिलाइजेशन मस्ट ऑकर विद इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फर्टिलाइजेशन फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर होना चाहिए, तो ही बेटा oogammy है, नहीं तो नहीं है। तो ये तीन कंडीशंस है, इन तीन कंडीशंस में से दो भी कंडीशन उसने फॉलो कर दी, तब भी वो oogammy होगा। ठीक है, आर यू श्योर? क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ये जो एग्जाम्पल्स है डेफिनेटली बेटा, है ना, oogammy के लिए है। oogammy बहुत सारे एल्गीज में देखने को मिलता है। ठीक है, हेलो, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, Yes, sir. वॉल्वॉक्स कॉलोनी वाला, फ्यूकस बड़ा वाला एल्गी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको, है ना, बस नोट करना है। ठीक है, याद ऑटोमेटिक हो जाता है। और हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में आपको आ जाएगा, क्योंकि ये नाम बहुत बार बार सुनोगे। देखो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता के रखता हूँ कि क्लैमाइडोमोनास में तीनों प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। क्लैमाइडोमोनास जो है
इसमें आपको आइसोगैमी भी देखने को मिलती है, अनाइसोगैमी भी देखने को मिलती है और ओगैमी, तीनों। ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज है क्लैमाइडोमोनास के, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास डेब्रियानम, क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, ये सब है। ठीक है, तो ये क्लैमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीसीज में आपको किसी में आइसोगैमी देखने को मिलेगा, किसी में अनाइसोगैमी देखने, इस तरह से। ठीक है, तो कभी आपको क्वेश्चन आए कि क्या आप ऐसे एल्गी के नाम बारे में बता सकते हो जिसमें तीनों प्रकार के फ्यूजन है ना देखने को मिलते हैं, आइसो, अनाइसो और ओगैमी? आप बोलना आंसर क्लैमाइडोमोनास। क्लियर है यहाँ तक? ये था बेटा रिप्रोडक्शन अबाउट ऑफ द एल्गी। नाउ सर ये सब एल्गी वगैरह हम पढ़ते क्यों है? देखो, इंसान ये सब पढ़ता है इसीलिए क्योंकि उसको कभी ना कहीं किसी न किसी लेवल पे फायदा है, बेनिफिट है। ठीक है, या तो उसे मजा आता है पढ़ने में यार, है ना, ये डिस्कवरीज करने में, ढूंढने में, अच्छा देखो मैं एल्गी कलेक्ट करके लाया। तो पैशन है हर किसी का अलग अलग। ठीक है, बट पैशन से भी ज्यादा है जरूरत। जरूरत क्या है भाई? नीड है। यहाँ पे नीड है, आपको दिखाई दे रहा है क्लैमाइडोमोनास, हेलो, है ना? तो ऑब्वियसली आप नोटिस कर सकते हो थ्रू द फोटोसिंथेसिस क्या क्या बेनिफिट है आपको एल्गी के। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहला तो है ये है कि थ्रू द फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2। अब देखो यार, वो ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जितना भी CO2 है, ग्लोबल वार्मिंग तो कम कर ही रहे हैं और फिक्स कर रहे हैं, CO2 को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन के कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और तो और बेटा, जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हो, ये फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, तो CO2 ट्रैप हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये सबसे बड़ा काम तो यहाँ पे आपको एल्गी करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके साथ एक और चीज है कि दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अभी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का सिंपल क्या मतलब है? प्राइमरी प्रोड्यूसर का सिंपल मतलब ये होता है कि देखो, आप लोगों ने शायद आपके 9th-10th में EVS पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल साइंस। उसमें फूड चेन, फूड वेब, ये सब बताते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग फूड चेन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर, है ना। वो अभी खाना बनाएंगे तो उसको फिर बेटा, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर खाएगा। इस तरह से फूड चेन चलता है। तो अगर आप ओशन के बारे में बात करोगे, एक्वेटिक बॉडी के बारे में बात करोगे, उसमें बेटा डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस करने वाला एल्गी ही तो है, तो इसीलिए वही प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, जिसके ऊपर एंटायर फूड साइकिल एक्वेटिक एनिमल्स का डिपेंड होता है। ठीक है, यस, आपको तो ये फ्रेज भी आपने सुना होगा, देयर इज ऑलवेज अ लार्ज फिश, है ना। ये ऐसी फ्रेज होती है, मतलब कोई भी इंसान कितना भी अपने आप को बड़ा समझे, ठीक है, उससे भी बड़ा, है ना, कोई का कोई होता है, ऐसा उसका एक्चुअली मतलब होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्मॉल फिश, है ना, एकदम छोटे फिश होते हैं, उनको थोड़ी भी बड़े फिश खाते हैं, बड़े फिश को और भी बड़े फिश खाते हैं, और भी बड़े फिश को, दैट साइकिल गोज ऑन। बट इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एल्गी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, क्या हम लोग एल्गी को खाते भी हैं? तो यहाँ पे आपको बात देखो, हम लोग बात करेंगे एशियन, मतलब एशियन जो है, साउथ एशियन लोग, ईस्ट एशियन लोग। ठीक है, तो जिसको एशियान कहते हैं, तो जहाँ पे हम लोग इंडियन नहीं आते, बट जहाँ पे कोरिया या तो बाकी जो भी एरियाज है, जापान, चाइना एंड ऑल दिस एरिया, वहाँ के लोगों को ये जो भी चीज खाने को मिल सकती है वो खा जाते हैं। तो they eat very different types of the algae from the sea। तो इसको हम लोग सी फूड, हमारी तरफ सी फूड मतलब एक आधा केकड़ा खा लिया, लोबी और रोहिता खा लिया, तो that is what सी फूड said। So the seafood is what the seaweed they consume। So there are about 70 species of the marine algae are used as a food। ठीक है, फ्रेश वाटर एल्गी खाया नहीं जा सकता, वो बहुत बदबूदार होते हैं। ठीक है, मरीन एल्गी को खाते हैं लोग। ठीक है, और वो यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पोरफायरा, लेमिनारिया, सार्गेसम। ये जो है ये बहुत बड़ा बर्ड्स है, लेमिनारिया जिससे आयोडीन मिलता है, पोरफायरा,
ये जो है अबाउट 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एल्गी, जैसे हम पालक पनीर खाते हैं वैसे ही लोग एल्गी पनीर खाते होंगे, ठीक है। सो पोरफायरा, लैमिनारिया, सरगेसम, दीस आर कंज्यूम्ड, ठीक है। अब आता है एगार। एगार क्या है? एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, जेल है, जेली सब्सटेंस जो हमें एल्गी से ही मिलता है। अभी दो एल्गी है, एक का नाम है जेलीडियम, एक है ग्रेसिलेरिया। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अगार कहाँ से मिलता है भाई। अगार is obtained from Gelidium and Gracilaria. Agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Okay. Is used to grow microbes. अगर कभी आप जाओगे, मतलब जब भी हम लोग कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये आपको पेट्री डिश ऐसे बनता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे पेट्री डिशेस के ऊपर बेटा हम लोग बैक्टीरियल कल्चर ग्रो करते हैं। एक सॉलिडिफाइंग एजेंट, टिश्यू कल्चर जो टेक्निक होती है उसमें बेटा हम लोग एक सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, जेल सब्सटेंस। अगार अगार ही है। अब चलो ये तो ठीक है, अलग हो गया। जब आप खाते हो आइसक्रीम्स, आइसक्रीम एंड जेलीज, ठीक है। तो आइसक्रीम, जेलीज, ये जब चीज आप कंज्यूम करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए यार, ये जो भी है ना जेलीज और आइसक्रीम बनते हैं ना, इसका जो ये जो सॉलिडिफाइड बेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब एगार ही तो होता है। मतलब आपने एगार देखा ही नहीं है तो आपने एगार खाया भी है, बट आपको पता नहीं होगा। दैट्स इट, दैट इज ओनली डिफरेंस। हेलो, उसे क्या कहते हैं, यू डोंट नो, है ना। कभी आप लोगों ने मूव, झेंडूबाम, आयोडेक्स ये सब यूज किया है या देखा है किसी को यूज करते हुए? तो आपको ये डेफिनेटली बेटा एक चीज देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीम बेस। यू नो क्रीम बेस क्या होता है भाई, है ना। कोई भी कॉस्मेटिक्स हो, कुछ भी हो, अब बांध लेते हैं, झंडू बाम का एक एग्जांपल लेते हैं। तो झंडू बाम जो होता है, ये बाम जो होता है उसमें जो स्मेल आता है वो नीलगिरी का ऑयल है, क्लोरलिन ऑयल है ना, लौंग का तेल है, ये सब मिक्स करके बेटा, है ना, उसका जो उग्र स्मेल आता है एक्चुअली वही मेडिसिन। बट वो एकदम डायरेक्टली ऑयल आपको तक नहीं देते, एक सॉलिडिफाइंग जेल होता है। बाम क्या होता है? जेल होता है। वो जेल में वो सारी चीजें डालते हैं, तो ये जेल बनता है एगार, एगार से, है ना। अगर आपने आज तक अगर आइसक्रीम और जेलीज नहीं खाई होंगी और आपने मुंह लगाया होगा तो भी आपने एगार को यूज किया है। हेलो, अब ये एगार एल्गी से मिलता है। किससे मिलता है? जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इज इट क्लियर? हेलो, क्लियर है क्या? हाँ सर। और नाउ देखो, सम मरीन ब्राउन रेड एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलाइड्स। अभी देखो, हाइड्रोकोलाइड, कोलाइडल सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा सॉलिडिफाइंग होता है। और अभी हाइड्रो मतलब है पानी, वाटर को होल्ड करके रखने वाले सब्सटेंस है जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। दे होल्ड टू मच वाटर। जैसे कि एग्जांपल है एल्जिन, एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी से मिलता है, एंड कैराजिन जो कि आपको रेड एल्गी से मिलता है। आपने कभी ऐसा देखा है, कैप्सूल्स खाते हैं लोग, मेडिसिन खाते हैं तो कैप्सुलेटेड फॉर्मेट में आता है। तो ये जो कैप्सूल का कोटिंग होता है ना, वो इस तरह से जो होता है, ठीक है, आपने खाया हुआ जो आधा आधा खुलता भी है कभी कभी, ठीक है, इफ यू सीन द कैप्सूल। वो जो कैप्सूल कोटिंग बनता है वो एक्चुअली कैराजिन से बनता है, कैराजिन, रेड एल्गी, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे आप खाओगे तो मेडिसिन एक्चुअली इसके अंदर होता है, इस कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होता है। दैट कैप्सूल इज नॉट अ मेडिसिन, दैट इज जस्ट अ बॉक्स, डिसॉल्वेबल। जैसे आप उसको कंज्यूम करोगे वो आपके बेटा एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के डिसॉल्व होता है, क्योंकि ये आया ही वैसे है ना। ये हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस है, जैसे आप उसको कंज्यूम करोगे इट विल जस्ट डिसॉल्व एंड रिलीजेस ऑल मेडिसिन, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल, है ना। तो दीज आर यूज्ड कमर्शियली, बहुत सारे यूज है बेटा इनके, एल्जिन के और कैराजिन, इनके बहुत अलग अलग बेटा यूजेस हमको देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, एंड देन यहाँ पे हम लोग बात करते बेटा, आपको शायद आपने नोटिस किया है या नहीं है, देखो जो लोग स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, है ना, स्पेस ट्रैवलर्स जो स्पेस में जाते हैं भाई, उनके लिए हम लोग टैबलेट्स बना करके देते हैं, फूड टैबलेट्स। अब ये फूड टैबलेट ऑब्वियसली कंप्लीटली न्यूट्रिएंट रिच होने चाहिए, उनमें प्रोटीन, विटामिन्स एंड ऑल थिंग्स मस्ट बी देयर इन वेरी कॉम्पैक्ट मैनर।
मतलब ऐसे ऐसे बेटा हम लोग ऐसे बार्स बना करके देते हैं उनको खाने के लिए, भाई वहां पे जाके कहाँ पकाएंगे खाना। सो ऐसे बार्स हम लोग बना करके देते हैं, चॉकलेट बार जैसे, और वो होते हैं बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच। और ये मिलते कहाँ से? ठीक है, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी से मिलता है, जिसका नाम है क्लोरेला। अभी मैंने बताया क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। स्पाइरुलिना एक्चुअली एक एल्गी नहीं है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो क्लोरेला एंड साइनोबैक्टीरिया स्पाइरुलिना, ये जो है बेटा इनसे एकदम हाईली प्रोटीन रिच बेटा कंपोनेंट बनता है, आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। कभी अगर आप लोगों ने, एक मूवी है हॉलीवुड का मार्शियंस करके, मार्शियंस मतलब एक ऐसे जाते हैं लोग, क्रू जाता है कंप्लीटली मार्स के ऊपर, और बाकी सारे आ जाते हैं वापस, एक बंदा वही रह जाता है। ठीक है, मार्स के स्टेशन के ऊपर। तो वो कैसे वहां पे जीता है जिंदगी और वापस आने की कोशिश करता है और वापस भी आता है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई गई है। पर इस पूरी मूवी में उसको बार बार आप देखना कि उसके पास ऐसे बार्स होते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा कट करता है, बेचारा खाता रहता है, ठीक है, सरवाइव करने के लिए। तो ये जो है ये बेटा वही है, कोरेला स्पाइरुलिना से बने हुए प्रोटीन रिच बार्स। अगर आप चाहो तो आपको मार्केट में इस तरह से बॉटल्स मिलती है स्पाइरुलिना की टैबलेट्स। ठीक है, बहुत बार मतलब जो बहुत ज्यादा स्टडी वडी करते हैं, मतलब हम लोग भी जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहते तो खाना खाने में इतना कुछ मन ही नहीं करता था, मतलब लगे पड़े हैं 4-4-5 दिन से लैब में ही। तो वो जो चीज होती है ना, उस वक्त हम लोग ये स्पाइरुलिना टैबलेट्स मतलब खाते थे। स्पाइरुलिना टैबलेट्स, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच है, आपके बॉडी को जो चीजों की जरूरत है वो सब मिलेगा और जल्दी से निकल जाओ यार। ये देखो ये टैबलेट्स आपको दिखाई दे रही है, स्पाइरुलिना टैबलेट्स है। ठीक है, तो ये आप जल्दी से निकल जाओ। बट देखो ये जो स्पेस ट्रैवलर को दिखा जाता है वो सब बहुत ज्यादा महंगा और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, इवन उस पर पोलन ग्रेन का भी हम लोग बार्स यूज करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर आल्सो वेरी हाई न्यूट्रिएंट रिच। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पे, आप स्पाइरुलिना वगैरह आप किसी डॉक्टर के सलाह से ले सकते हो। ठीक है, सो ये कंप्लीटली देखो हम लोगों ने सोचा भी है कि आने वाले समय में जब खेती नहीं कर पाएंगे या पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पाएंगे, तो इनको हम लोग कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। हम इन बैक्टीरियाज को और सिंगल सेल्स को इतना ग्रो करेंगे ना, बहुत कम जगह में बेटा, ये जितना आपको मतलब 100 एकड़ में जितनी खेती होती है, जितना नरिशमेंट मिलता है, उतना बेटा ये एक छोटे से है ना 1 1 बाय 1 मीटर डब्बे में है ना, मतलब एरिया में ये, ठीक है, उतना प्रोडक्शन करके देता है बायोमास में। सो दे आर वेरी फास्ट, वेरी गुड, वेरी प्यूरिफाइड, वेरी न्यूट्रिएंट रिच। बट यही कि हाँ, है ना, ये एक्सेप्टेड आज नहीं है, लोग नहीं कंज्यूम करते हैं, बट ठीक है, रिक्वायरमेंट आने पे ऐसा करेंगे लोग। ठीक है, सो इसका भी बहुत तेजी से बेटा प्रोडक्शन हो रहा है। शायद आप लोगों ने देखा होगा प्रोटीन एक्स के बॉटल आते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है, प्रोटीन वाला डब्बा आता है। ठीक है, जब भी कोई पेशेंट बन जाए उसके लिए, तो वो प्रोटीन एक्स आता कहाँ से, प्रोटीन कहाँ से लाते है ना, कहाँ से आता होगा, यही पाउडर है। हेलो, सो एनीवे, सो दिस इज व्हाट यू, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे बेटा इनके यूजेस है। ठीक है, सो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो दिस आर ऑल व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एल्गी। तो ये था जो भी हमने पढ़ा बेटा एल्गी के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। नाउ आते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये लास्ट चीज है यार एल्गी में। क्लासिफिकेशन में देखो, हमें 3 प्रकार के एल्गी पढ़ने हैं। नाउ एक क्वेश्चन आपको आएगा, चाहे बोर्ड हो, चाहे सीट हो, चाहे जो भी एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि एल्गी का क्लासिफिकेशन हम कौन से बेसिस पे करते हैं, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया, है ना, ऑन विच वी क्लासिफाई द एल्गी। ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन क्या है कि आप कौन सा कैरेक्टर लेते हो, है ना, जिससे आप एल्गी का क्लासिफिकेशन करोगे। तो आंसर है कि उसमें कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसके बेसिस पे। अब ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ग्रीन एल्गी,
ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ऐसे तीन है। ग्रीन ग्रीन है, ब्राउन ब्राउन है, रेड रेड है। वाह, ठीक है। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं। फाइसी फाइकोलॉजी है ना, फाइसी ग्रुप है। फाइसी रहेगा बेटा सफिक्स हमेशा एल्गी का, ठीक है। क्लोरो मींस शब्द होता है ग्रीन, फियो मींस ब्राउन, रोडो मींस रेड, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, दैट्स इट। इजंट इट क्लियर? सिंपल। क्या बेसिस है बेटा कि उनके अंदर कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। आपको एबीसीडी आती है? सबको एबीसीडी आती है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको एबीसीडी आती है तो यहाँ लिखो ए बी, यहाँ लिखो ए सी और यहाँ लिखो ए डी, खत्म। अब ये सब क्या है आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद में। ए बी ए सी ए डी, बी सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, बी सी डी, डन। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, तो यहाँ पे अब आता है बेटा एक एक ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला आएगा क्लोरोफाइसी, मतलब आएगा ग्रीन एल्गी। अब ये होते हैं यूनिसेलुलर, कॉलोनीज भी बनाते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो फिर से वॉलवॉक्स से कॉलोनीज बनवाते हैं। और फिलामेंटस जैसे कि स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब फिलामेंट्स वाले होते हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये देखो यूनिसेलुलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूजुअली ग्रास ग्रीन, ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। व्हाई? ड्यू टू द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी, ए बी इन क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, और इसीलिए ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं। जब आप ब्राउन एल्गी को पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिला क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और रेड एल्गी में क्या होगा? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, हो गया ए बी सी डी। हेलो हेलो, पक्का समझ गए, है ना? तो ये है छोटा सा ट्रिक, आप याद रख सकते हो एबीसीडी वाला, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे शेप हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है सर? देखो, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल होता है जो सेल के अंदर होता है, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। जैसे कि यहाँ पे आपको ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, दिख रहा है? ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो कप जैसा इसका शेप है, ठीक है। और ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट इसमें देखने को मिलता है, बट सब में कप शेप होता नहीं है, क्योंकि देखो ये एल्गी खुद ही बेटा इसका देखो ये किस तरह से, ये एल्गी अलग है, ये एल्गी अलग है, ये अलग अलग एल्गी है। तो सो दैट बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एल्गीज आर देयर, सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इवन क्लोरोप्लास्ट आल्सो। डिस्क्वाइड, डिस्क शेप हो सकता है, प्लेट जैसा हो सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप हो सकता है। कप शेप तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पाइरल और रिबन शेप, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा नाम क्यों है स्पाइरोगायरा? बिकॉज उसमें स्पाइरल रिबन शेप है ना, स्पाइरल 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 इस तरह से बेटा है वो, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। The chloroplast is like this, ठीक है। So if this is what the point, है ना, क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं, बट ये क्वेश्चन आपको ज्यादा करके नहीं पूछेंगे। अब देखो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं और उनके आंसर्स क्या क्या देने हैं, यही हमें समझना है। देखो, अब मैं एक बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका जवाब मैं चाहूंगा। साइलेंस इज नॉट योर आंसर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा बेटा, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? एक्चुअली फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? क्योंकि ये सबको पता होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। एनीवन? हेलो, बताओ फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो उससे क्या बनता है बताओ? कुछ तो बनता होगा। संता बनता है, क्या बनता है? हेलो, सर फूड, फूड। बहुत बढ़िया, फूड, बहुत बढ़िया, ठीक है, फूड बिल्कुल सही है, फूड।
फूड का केमिकल नेचर क्या है, ठीक है। केमिकल नेचर होता है एक्चुअली स्टार्च, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं यार हम लोग, ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं। अब ये स्टोर कैसे होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, ठीक है। अब ये ग्रीन एल्गी स्टार्च को जमा कहाँ रखते हैं, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में ये एक जगह आपको दिखाई दे रही है जिसको मैं रेड कलर से गोल गोल गल 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 ये कर रहा हूं, इसको बोलते हैं पायरेनॉइड, ठीक है। ये अंदर का सेंटर प्रोटीन से बना हुआ है और उसके आजू बाजू में स्टार्च जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम हैव अ वन और मोर पायरेनॉइड्स, उनके क्लोरोप्लास्ट में एक या दो पायरेनॉइड होते हैं। स्टोरेज बॉडीज रहे, स्टोरेज बॉडी डब्बे हैं, डब्बे भरे, डब्बों में स्टार्च भर के रखा है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। उनको हम पायरेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? पायरेनॉइड, पायरेनॉइड। और पायरेनॉइड में क्या होता है? इट कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो अंदर सेंटर में प्रोटीन है और आजू बाजू में बेटा उसमें स्टार्च जमा होना शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? हेलो, है ना? तो चलो बताओ, ग्रीन एल्गी स्टार्च कहाँ जमा करते हैं? आंसर क्या है बताओ, आंसर क्या है? ग्रीन एल्गी स्टार्च को कहाँ जमा करते हैं? कौन सी बॉडी होती है, नाम क्या है उसका? पायरेनॉइड। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, पायरेनॉइड। ओके, अच्छा, पायरेनॉइड कहाँ पाया जाता है? वेयर इट इज, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट या आउटसाइड क्लोरोप्लास्ट? दिखाई दे रहा है इधर डायग्राम में सामने? चीटिंग भी नहीं कर पा रहे तुम लोग, हैं सामने है। इनसाइड। बस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ some algae store food as a oil droplets। कुछ एल्गी है ना ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी, दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनके सेल के ऊपर सेल वॉल होता है। सेल वॉल दो लेयर से बना है, सेलुलोज का लेयर और बाहर पेक्टोज का लेयर। पेक्टोज एक केमिकल है, सेलुलोज भी एक केमिकल कंपाउंड है। तो इनका सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टोज से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज, है ना, इसके एग्जांपल है ग्रीन एल्गी के क्लोमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, कारा। सर बहुत ही नॉर्मल, देखो हम लोग क्या करें, अभी तो इंडिविजुअली देख रहे हैं कैरेक्टर्स को, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, ठीक है। मैं इन तीनों को एक साथ बताऊंगा और उस वक्त आपको ये सारा याद हो जाएगा, ठीक है। यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं, हाँ इसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये है। अभी बस देखो, सोचो, समझो, ठीक है। अब आपको एक तो पायरेनॉइड वाला क्वेश्चन तो आ ही गया है, ठीक है। देन विल अंडरस्टैंड कि हाँ सर ये है, वैसा वैसा है। अभी ये जो ग्रीन एल्गी होते हैं, इनके बहुत सारे, ये देखो ये कारा है, कारा में ब्रांचिंग देखने को मिलती है, मतलब ये फिलामेंटस है बट उसमें ब्रांच देखने को मिलता है। यूलोथ्रिक्स में और पायरोगैरा सिर्फ फिलामेंटस से अनब्रांच्ड है। तो जैसे कि क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, कारा। अब इनको याद रखने का कोई कोशिश मत करो, जस्ट डोंट ट्राई टू रिमेम्बर इट। मैं क्वेश्चन पूछो खुद को, मैं सबसे बढ़िया टेक्निक बताता हूँ, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, जस्ट आई विल आस्क, है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी? अभी आपके सामने चार ये ऑप्शंस है, यूनिसेलुलर कौन है इन सब में से? तो आप बोलोगे सर ये क्लैमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल से। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। अच्छा, इनमें से कॉलोनीज कौन सा एल्गी बनाता है? हेलो, कॉलोनीज कौन बनाता है? ऑप्शन तो आपके सामने है ना, क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड कारा। इनमें से कॉलोनी बनाने वाला एल्गी कौन सा है? अभी 2-3 बार दिखाया मैंने। वॉल्वॉक्स। बिल्कुल, वॉल्वॉक्स कॉलोनीज बनाता है।
यूलोथ्रिक्स जो है और स्पायरोगैरा, ये कौन से एल्गी है? ये भी फिलामेंटस है, अनब्रांच्ड। और कारा क्या है? एकमात्र ऐसा एल्गी जो कि ब्रांचिंग शो करता है ना। यू विल फॉरगेट दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल फॉरगेट दिस। ठीक है, इसमें कोई नहीं, भूलना है भूल जाओ, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट भूल जाओ। ठीक है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट। ठीक है, रीड इट many times. When you read it many times, first time, second time, third time, ठीक है, fourth time you will notice, oh yes, ये अपने ही दोस्त है यार। ठीक है, मतलब आपके सामने आपको कोई दोस्त भी मिलेगा ना, इवन देखो यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कशिश, विशाल, पानेरी, राहुल एंड सोहम, है ना, सोहम, गौरी, समीर, है ना, दिलशा, ये सब लोग मेरे सामने हैं। ऑल दीज आर यू, बट यू नो आई विल नॉट रिमेंबर योर नेम। जानवी, ठीक है, साक्षी, ओम, अंजू, ये जो नाम है, अच्छा मैंने देख लिए, मैंने सुन लिए, ओके, बट डू यू थिंक दैट वन डे, विद इन वन डे आई कैन रिमेंबर ऑल योर नेम्स? नो। आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. ओके। सो बच्चों यहाँ पे मुश्किल होता है, तो हमें क्या है, जैसे जैसे मैं रोज रोज आपको बताऊंगा, हाँ गौरी, हाँ समीर, हाँ कशिश, हाँ ओम, राहुल, ये जब बोलूंगा ना, हाँ यस यस, देन आई विल रिमेम्बर एवरीवन। दिलशा, 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 ठीक है, श्याम, शाम, है ना, ये जैसे भूत वाले फोटो वाला श्याम, तो मुझे याद हो गया, अच्छा भूत वाला फोटो लगाया था वो श्याम है। यस, हेलो, ठीक है। या इवन आप इवन नोटिस करो, स्टूडेंट को वो बच्चे का नाम याद रखता है जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है या बार बार बोलता रहता है, ऑन करता है आवाज, हाँ अच्छा ठीक है, विशाल, विशाल, विशाल आवाज करता रहता है, बार बार आंसर देता है, पांडेरी बोलती रहती है। अभी जानवी का नाम ढूंढने के लिए मुझे स्क्रीन को बड़ा करके नाम देखना पड़ा, तब पता चला कि जानवी क्लासरूम में है ना। तो बिल्कुल सेम थिंग ऐसा ही है बेटा, जब आप, हाँ हेलो सोहम, वी मेट, है ना, सोहम से मिल चुका हूँ मैं। तो सो वन थिंग वी हैव अंडरस्टैंड दैट, आपको तो समझ में आना चाहिए कि बच्चों, जितने बार आप इन सब से मिलोगे उतना अच्छा उनके साथ दोस्ती होगी। डोंट ट्राई फोर्स करना मत ब्रेन को कि ये रट, ऐसा नहीं करो, रटोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे। आपको नीट, सीईटी जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब कुछ एक दिन में याद है, तो इसको टाइम दो। हेलो, गिव द टाइम एंड द रिजल्ट विल कम। हेलो, इजंट इट, है ना, टाइम दो, वैसे भी याद हो जाएगा, मैं इतनी बार बोलूंगा ना अभी, है ना, ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर। एनीवे, नाउ आते बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते तो है, देखो ये फ्रैगमेंटेशन करते ना, फ्रैगमेंटेशन अभी बताया था। ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअल फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ऑर्गन जो बेटा ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करता है उसे ज़ूस्पोरेंजिया कहते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का होता है, आइसोगैमी भी इसमें देखने को मिलता है, अनाइसोगैमी भी देखने को मिलता है, ooगैमी भी देखने को मिलता है, क्लैमाइडोमोनास में तो सब है ना। हेलो, इजंट इट? तो आपको हो गया यार, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल है, फ्रैगमेंटेशन, ज़ूस्पोर अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछे तो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तीनों प्रकार है इसमें, आइसोगैमी है, अनाइसोगैमी है, ooगैमी है, दैट्स इट, क्लोरोफेस इज ओवर। ठीक है, क्लोरोफेस इज ओवर। कैन आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन? कभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, ग्रीन एल्गी अपना जो स्टार्च होता है वो कौन से स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखते हैं, बताओ। हेलो, विच स्ट्रक्चर इज दैट? ग्रीन एल्गी जिस स्ट्रक्चर में स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं वो क्या होता है? ऑप्शन 1 क्रिस्टल्स, ऑप्शन 2 लाइसोसोम, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 को इधर लिखता हूँ, ऑप्शन 3 पायरेनॉइड, ऑप्शन 4 ग्रैनुल्स। बताओ,
Can you take one option? 3 sir, 3. Exactly. मैं वही तो बता रहा हूँ आपको. Don't force yourself. Don't force. क्योंकि यहाँ पे है ना, आपको अब आपके सबकॉन्शियस में सबके यहाँ पे जितने बच्चे बैठे उनके दिमाग में पैरानॉइड बढ़ गया है. जब भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ना, you will certainly mark the paranoid. Hello, isn't it? This is the power of this. You know, paranoid को मैंने अभी 3 times रिपीट किया, क्वेश्चन बना दिया. Now you will remember it very crucially. है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं जितनी बार चीजों को देखूंगा समझूंगा उतना बेटा मुझे याद रहेगा ना. कहने PO5C, अभी PO5C को मैं पहले ही बता देता हूँ, दे दिया. मैंने आपको बोला चलो भैया, है ना, सब लोग हम चलते हैं पार्टी करते इडली की, और आपको मैंने बोला चलो इडली खाते हैं, और सब लोग हम लोग इडली खाने पहुंच गए. और आपको इडली पसंद इतनी आई सबको कि आपने एकदम इडली को साफ चाट करके प्लेट भी ऐसे साफ किया जैसे कि धोखे प्लेट वापस दे रहे हो उसको होटल वाले को. इडली साफ. अभी इडली का स्पेलिंग थोड़ा अलग किया है मैंने. इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम आई, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई. हेलो, है ना. तो इडली साफ हो गया ये, ठीक है ना. व्हाट इज दिस इडली साफ सर? देखो इडली साफ में यहाँ पे आपको 100% ई फॉर एक्टोकार्पस, E for ectocarpus, D for dictyota, L for laminaria, और laminaria से क्या मिलता है? आयोडीन. तो यहाँ पे Li लगा दिया, इडली. एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, laminaria. साफ और sargassum, 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 और F for the fucus, fucus. नेक्स्ट स्लाइड पे होगा fucus. ठीक है, तो इडली साफ ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं examples. इडली साफ, ectocarpus, dictyota, laminaria, sargassum, fucus. Done. Hello, is it clear? आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं. इडली साफ है, बस हो गया. ठीक है. नाउ इनके बारे में पढ़ना है यार, you want to study about them. तो नंबर 1, they are mostly marine forms. देखो ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, हाँ ये मरीन वाटर में ही मिलते हैं. मोस्टली मरीन फॉर्म्स है, ठीक है. सो ये मोस्टली मरीन फॉर्म है. दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म. दे रेंज फ्रॉम द सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि एक्टोकार्पस. ये देखो एक्टोकार्पस छोटा सा है, ब्रांचेस है. बट दे कैन बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स, है ना, 100 मीटर हाइट. ये जो होते हैं ना, इनको हम केल्प बोल रहे हैं, केल्प मैक्रोसिस्टिस, बहुत बड़े होते हैं, यूज. ठीक है. हेलो, एंड 100 मीटर इन हाइट. अब इसमें ABCD, दे हैव अ क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल C. अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स और भी है जैसे कि कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स. ठीक है, तो ये कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल आप लोग पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर इसी साल में. बट नाउ the question they ask many times, देखो इतने इसमें से एक ही चीज बार बार उन्होंने पूछी है एग्जामिनेशन में, वो क्या है कि why the brown algae is brown. अरे कमाल है सर, ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों है? बिकॉज उसमें ब्राउन पिगमेंट है. वाओ, क्या आंसर है? why the brown algae is brown? because it has a brown pigment. Oh, so what is that brown pigment called as? Okay, that brown pigment chemically is a xanthophyll. ये जो है ना xanthophylls, it's a xanthophyle. Okay, ठीक है, xanthophyle. But उसको क्या कहते हैं? That is called as the fucoxanthin. क्या कहते हैं बेटा उसका? fucoxanthin. अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लांट का नाम भी है fucus. It's a fucus, FUCUS. तो इसका नाम बदल दे, अच्छा रहेगा. ठीक है, but okay, अभी क्या करेंगे? This is what the fucoxanthin. You have to understand this. Hello? Brown pigment. What is the name of the pigment? Fucoxanthin. They vary in color from the olive green to the brown depending upon the amount. Amount कितना है उसके हिसाब से, है ना. अब ये देखो, ये बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है brownish. ये देखो, it's a too brown. It's a too much brown. ये उतना ब्राउन नहीं दिख रहा है, ये ऑलिव ग्रीन दिखाई दे रहा है, बराबर. तो यहाँ पे यही चीज नोटिस करनी है कि why the brown algae is a brown. The answer is because it has the fucoxanthin. That's it.
अब यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे भी इसको। तो xanthin, xanthophyll, brown pigment. Next. Now this algae are very huge, they are very large. अब इसमें ये जो होते हैं they food store as a complex carbohydrates. अब इनका जो स्टोरेज फॉर्मेट होता है उसको या तो लैमिनारिन कहते हैं या तो मैनिटॉल कहते हैं। अब जैसे क्लोरोफाइसिन में ऑयल ड्रॉपलेट था या पैरानॉइड में जमा किया था, वहां यहाँ पे पैरानॉइड में नहीं है। दे डोंट हैव पैरानॉइड एंड व्हाट, दे हैव लैमिनारिन और मैनिटॉल। अभी इनकी जो बॉडी होती है ना, द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल कवर्ड बाय द, है ना, एंड coated by the algin. Now remember, बेटा ग्रीन एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टोज से बना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलुलोज और एल्जीन है, दैट्स इट। वहां पेक्टोज था, यहाँ एल्जीन है और सामने अगार अगार है। रेड एल्गी में सेलुलोज कॉमन है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। हाँ सेलुलोज सर। और कुछ है सर? ग्रीन एल्गी में पेक्टोज, अच्छा, और ब्राउन एल्गी में एल्जीन, अच्छा, और रेड एल्गी में सर अगार अगार। वाह बढ़िया है। स्टोरेज के बारे में बताओ। स्टोरेज सर ग्रीन एल्गी में क्लोरोफाइसिन स्टार्च या ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं पायरेनॉइड में। अच्छा, ब्राउन एल्गी में सर लैमिनारिन या तो मैनिटॉल होता है, और बेटा रेड एल्गी में सर उधर फ्लोरिडियन स्टार्च है, वो अलग ही है। हाँ वो अलग है। अच्छा, that's it. Now देखो, plant body is attached to the substratum by a holdfast. अगर ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये लीफ जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। एक ऐसा ब्रांच जैसा है स्टिपे बोलते हैं, और एक रूट जैसा है जिसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। तो ऐसा क्योंकि ये बहुत बड़े अलगी होते हैं, तो इनमें होल्ड फास्ट, स्टिपे, फ्रॉन्ड ये सब होता है। अभी ये फ्यूकस देख रहे हो, फ्यूकस में ऐसे एयर बबल्स भी होते हैं, एयर ब्लैडर होते हैं। आपको मैंने ओरिजिनल पिक्चर भी लाया है ताकि आपको एयर ब्लैडर दिखाई दे। क्या आपको एयर ब्लैडर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, जहाँ पे नीचे वाले ओरिजिनल में? यू कैन सी इट। हेलो, एयर ब्लैडर दिखाई दे रहा है ना? तो दिस इज व्हाट दे आस्क, दे आस्क व्हाट इज गिवन, दे आस्क। इसमें क्या बड़ी बात है? सो इसकी बॉडी जो होती है होल्ड फास्ट, स्टैक एंड फ्रॉन्ड, ये सब उसमें होता है। आपका चलो एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल है एडलिसाफ, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गैसम, फ्यूकस। डन। याद है एग्जांपल? देखो याद नहीं करना है, याद नहीं रटना नहीं है। जब आपको वो ऑप्शन दिखे, एडलिसाफ, हाँ एडलिसाफ, ब्राउन एल्गी, हाँ सर सर, एक्टोकार्पस, ई से दिख रहा है, डिक्टियोटा, लैम, वो ऑटोमेटिक आता है सबकॉन्शियस में। जैसे ही रहेगा आपको आ जाएगा, ठीक है। बट ये सोच उसके साथ अरे याद नहीं आएगा, ऐसा मत करना कभी। हाँ, ब्रेन बहुत फॉलोअर है, वो बहुत जबरदस्त चीज है ब्रेन, ठीक है। सब मत करना, याद नहीं रहेगा, कैसा होगा, दुनिया गोल है, फ्लैट है, ये है, चांद सितारे उधर, ऐसा कुछ भी मत सोचो, ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं। बी सिंपल, बी सिंपल, देखो बी सिंपल, यस वेरी सिंपल। ये देखो यहाँ डिक्टी होता है। सो जस्ट दैट, जस्ट दैट। नाउ फूड इज स्टोर्ड एज, ये तो हमने पढ़ा। यहाँ पे एग्जाम फोटो है बेटा, सर्गेसम का फोटो आपको दिखाई दे रहा है, सर्गेसम, ठीक है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस का ज्यादा है ना, हाई मैग्नीफाइड वर्जन भी है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो एडलिसाफ, लैमिनारिन, मैनिटॉल, स्टोरेज फूड, सेल वॉल, सेलुलोज और एल्जीन। अच्छा, कोई सेपरेट कैरेक्टर सर? इसके बॉडी में ना होल्ड फास्ट होता है, स्टिपी होता है, फ्रॉन्ड होता है। अच्छा, फ्यूकस के फ्रॉन्ड की कोई स्पेशलिटी बता सकता है? फ्यूकस का, फ्यूकस जो होता है उसके फ्रॉन्ड जो है उसका कोई स्पेशलिटी? हाँ सर, मैंने देखा है। क्या देख सर? उसमें ना एयर ब्लैडर होते हैं। वाह बढ़िया। कैन यू रिमेम्बर? यस, यू हैव सीन इट, यू नो, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको इमेजेस ओरिजिनल। अब आपको पता तो हो कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। हेलो, इजंट इट? अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। देखो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। नाउ ये है एग्जामिनेशन पॉइंट। अभी यहाँ पे क्या पूछते हैं?
जैसे कि वहां मैंने क्लोकोक्सेंथिन वाला क्वेश्चन आता है, वैसे ये वाला आता है कि इनमें जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो स्पोर बनते हैं ना, जो बायफ्लैजेलेटेड जो स्पोर्स होते हैं, वो ऐसे पेयर शेप होते हैं, बस यही चीज, ठीक है। और पेयर शेप होते हैं, ठीक है। इनमें लैटरल साइड में देखो, यहाँ पे एक फ्लैजेला है, यहाँ पे एक फ्लैजेला है, दो फ्लैजेला होते हैं, अनइक्वल है, देखो लेंथ भी सेम नहीं बनाई है, अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। हेलो, इज इट क्लियर? ठीक है, बट ये पेयर शेप्ड है, इवन दे आर पेयर शेप्ड, पायरिफॉर्म, इवन इनके जो गेमिड बनते हैं, गेमिड्स आर पेयर शेप्ड, पायरिफॉर्म, बियरिंग टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, मतलब चाहे गेमिड बने चाहे स्पोर बनाए, दोनों में यही स्पेशलिटी है, स्ट्रक्चरल, ठीक है। इनके केस में भी आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ooगेमी सब कुछ होता है, अलग अलग प्लांट से अलग अलग एग्जांपल है। अभी यूनियन ऑफ गैमेट्स ऑकर इन वाटर और विद इन द ooगोनियम, अब ooगोनियम में जब भी होगा, ठीक है, तो वो ooगेमी करते हैं, पानी में होगा तो आइसोगेमी अनाइसोगेमी होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ooगेमी की तीसरी कंडीशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन मस्ट ऑकर विद इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है बेटा? ooगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है यहाँ पे? ooगोनियम, ठीक है। हेलो, इजंट इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, चलो बताओ, पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर आपको कौन से एल्गी में देखने को मिलता है? ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर कौन से एल्गी में देखने को मिलता है? तीन ऑप्शन आपको देता हूँ, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है? सर ब्राउन एल्गी। जीत ली बेटा जिंदगी हमने, वाओ, क्या है, बहुत आसान। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा, अब आते हैं हम लोग एल्गी के तीसरे टाइप की तरफ, इसका नाम है रेड एल्गी। अब ये रेड एल्गी क्या नाटक है भाई? सर उनका रेड कलर होता है, अरे क्यों होता है रेड कलर? व्हाई दे आर रेड? बिकॉज सर उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन, इरिथ्रोसाइट, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। अरे ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रो मतलब रेड होता है क्या सर? बिल्कुल, इरिथ्रो मतलब होता है रेड, फाइको मतलब है एल्गी, और फाइको में मिलने वाला रेड कलर का पिगमेंट एल्गी में मिलने वाला फाइकोएरिथ्रिन, है ना क्लियर? फाइकोएरिथ्रिन, so they have a red thalli, रेड कलर का बेटा थैलाई होता है इनका। मेजॉरिटी आर मरीन स्पेशली इन वार्मर एरिया, अब देखो ये वार्मर एरियाज में मिलते हैं, मतलब जहाँ थोड़ा पानी गरम गरम हो वहीं पे ये ज्यादा ग्रो होते हैं, है ना, एकदम कोल्ड वाटर में ग्रो नहीं होते ये। सो दे ग्रो इन द वार्मर एरिया, मतलब गर्म पानी जहाँ होगा वार्मर एरियाज में वो ग्रो होते हैं। अभी जैसे जैसे आप ओशन में, मरीन वाटर में एंटर करोगे, डेप्थ में जाओगे, तो 500 मीटर के बाद तो बेटा गहरा अंधेरा है, ठीक है, उधर कोई एल्गी वेल्गी आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज वहां लाइट जाता ही नहीं है। बियॉन्ड 500 मीटर कुछ सोचो मत। हाँ, उससे पहले सरफेस से अब जब आप डेप्थ में जाओगे तो एल्गी का कलर ज्यादा रेड होता चला जाता है, इट बिकम्स मोर एंड मोर डार्क रेडिश कलर। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वेवलेंथ है ना, वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता। सो दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स close to the surface of water and at a great depths in ocean where relatively little light penetrates, ठीक है। तो जहां पे बहुत कम लाइट पहुंचता है वहां पे भी आपको रेड एल्गी देखने को मिलते हैं। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी उतने डेप्थ में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे प्रॉपर्ली, बट रेड एल्गी आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा डेप्थ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ, मतलब सर 10,000 किलोमीटर में मरीना ट्रेंच में उतर जाता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा भाई, वहां तो बहुत मुश्किल है।
हाँ, तो ऐसा घना अंधेरा है, हाँ ये प्लांट्स का सर्वाइव करना आसान नहीं है। बट द थिंग इज यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि ये जो भी होता है, ठीक है, ये अपना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मतलब सरफेस पे इनका कलर थोड़ा सा ब्लूइश ज्यादा होता है, रेडनेस उतना ज्यादा होता नहीं है। बट जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे इनका रेडनेस जो है बढ़ता चला जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि लाइट का जो है अलग अलग वेवलेंथ जो है वो पेनिट्रेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग कंसेप्ट है जिसको हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी चैप्टर में। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का। हेलो, अब यहाँ पे मैं एक वर्ड बोलता हूँ। वर्ड क्या है? बड़ा सिंपल है, पोपोजीजी। पोपोजीजी, पोपोजीजी, जीजी पोपो, पोजी पोजी, जिपो जिपो, जो बोलना है बोलो यार, मर्जी, आपकी मर्जी। सर ये पो क्या है? ये पो है पोरफायरा। ये पो क्या है? ये पो है पॉलीसिफोनिया। ये जी क्या है? ये जी है जेलीडियम। और ये जी क्या है? ये जी है ग्रेसिलेरिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या मिलता है? एगार। अब ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? एगार एगार कहाँ से मिल रहा है? जेलीडियम ग्रेसिलेरिया से। ओ, भी तो पढ़ा था सर। एगार एगार कहाँ से मिलता है? झंडू बाम कहाँ से बनेगा? आइसक्रीम कैसे बनेगा? जेलीस कैसे बनेगी? हाँ सर, वो जेलीडियम है ना, जेलीडियम नाम में लगता है, जेलीडियम। ग्रीस, ग्रेसिलेरिया, सब कुछ क्रीमी क्रीमी वर्ड्स है। वाओ। इसीलिए पोपो जीजी, जीजी पोपो, पोजी पोजी, जिपो जिपो, जो बोलना है बोलो। पोरफायरा, पोरफायरा नाम आपको बताया था, एडिबल है। एडिबल 70 स्पीसीज मैंने बताया था, अभी खाते हैं लोग, है ना, पोरफायरा, isn't it? ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। तो ये चार नाम है, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम। सब रेड कलर के दिखाई दे रहे, रेड है, रेडिश। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आपको ज्यादा होते ही नहीं है, मतलब रेड एल्गी यूनिसेलुलर ज्यादा, एक आध आपको स्पीसीज देखने को मिलेगा। सम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें जैसे कि हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसा इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है रेड एल्गी का। वार्मर वाटर में पाए जाते हैं, थोड़ा गर्म पानी में ग्रो होते हैं, और इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। नॉर्मल जो साधारण अभी तक जो एल्गी हमने पढ़े थे उतने साधारण नहीं है, ये थोड़े वेल डेवलप्ड है। अभी इनमें जो स्टोरेज फूड होता है उसको बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। अभी फ्लोरिडियन स्टार्च हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये दो कंपोनेंट के बारे में आपको बात पता मिलेगा, वो है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा ही बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च का केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। तो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे सर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्मेट में है ना स्टोरेज होता है। स्टोरेज अलग अलग है ना, उसमें पायरानॉइड में था ऑयल ड्रॉपलेट था, दूसरे में लेमिनेरिन या मोनिटॉल मैनिटॉल ऐसा वर्ड यूज किया था। यहाँ पे हम फ्लोरिडियन स्टार्च यूज कर रहे हैं। सेल वॉल के बारे में भी वही सही है। सेल वॉल में सेलुलोज और अगार, सेलुलोज और अगार ये सब इसमें होता है। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, दीज आर द एग्जांपल्स। हेलो, isn't it clear? ठीक है। रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखो, फ्रैगमेंटेशन से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, बहुत आसान हो गया, सबका एक ही है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो आपको हमेशा के लिए, ये दूसरा ट्रिक है। जैसे मैंने बताया था कि स्पायरोगायरा में कभी भी कोई भी मोटाइल गैमेट नहीं बनता, वैसे ही रेड एल्गी में कोई भी चीज कभी भी मोटाइल नहीं होती। यू डोंट हैव एनी मोटाइल स्टेज इन द रेड एल्गी। ना गैमेट कभी मोटाइल होता है, ना स्पोर्स कभी मोटाइल होते हैं। तो फिर इसके स्पोर को क्या बोलेंगे हम लोग? ए प्लानोस्पोर। तो इनमें है ना, रेड एल्गी में कभी भी कोई भी स्टेज मोटाइल नहीं होती, नथिंग 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 इज मोटाइल। गैमेट भी नहीं, आइसोगैमी तो होती ही नहीं इनमें, अनाइसोगैमी भी नहीं होती। हाँ, एक चीज होती है ऊगैमी बस, ठीक है। अब यहाँ पे मजेदार बात होती है, सर ऊगैमी में आपने बोला था कि मेल गैमेट तो मोटाइल होना चाहिए,
बट आप बोल रहे हो सर यहाँ पे तो कोई भी चीज मोटाइल नहीं होती, मतलब मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता है। नहीं होता, फिर वो गैमी कैसे हुआ? तो मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन है, 3 में से अगर कोई 2 भी फॉलो होती है तब भी वो गैमी है। और कौन सी 3 कंडीशन है गैमी की? फीमेल गैमेट स्टैटिक एंड लार्ज, मेल गैमेट मोटाइल एंड स्मॉल, एंड फर्टिलाइजेशन मस्ट ऑकर विदिन फीमेल सेक्स ऑर्गन। बराबर है ना? अब यहाँ पे वो सिर्फ एक चीज नहीं फॉलो कर रहा है कि मेल गैमेट इज मोटाइल नॉन मोटाइल, बाकी फीमेल गैमेट लार्ज है स्टैटिक है, मेल गैमेट स्मॉल है स्टैटिक है, और फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसीलिए ऊगैमी ही है, ठीक है, इसको हम ऊगैमी ही मानते हैं। एनीवे, सो दैट्स इट सिंपली, है ना? यहाँ पे सिर्फ ऊगैमस कंडीशन होती है। अगर मैं आपको सही से बताऊं तो ग्रीन एल्गी में तीनों ही होते हैं, ब्राउन एल्गी में भी तीनों ही होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है ऊगैमी, एसोगैमी अनएसोगैमी नहीं है। Isn't it clear? हेलो, तो बेटा जितने भी एल्गी हैं वो सारे बेटा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। क्या शो करते हैं? दे शो द हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है? क्या शो करते हैं बेटा? वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप ये जो भी है इसका जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसको आप अपने बुक से पढ़ो, रीड इट वेरी केयरफुली। उसको प्रॉपर पढ़ने के बाद में नेक्स्ट क्लास में ये जो टेबल है ना कंपैरेटिव ग्रीन रेड, उसमें तो आपको सब कुछ पता ही हो जाएगा। अच्छा सर ये इसमें ये इसमें ये इसमें है, तो जो चीजें इस टेबल में दी है वो अभी तक हमने पढ़ी है, बस अब उनको वन साइड में एक साथ कंपेयर करके पढ़ना है, एंड देन यू विल रिमेंबर द थिंग्स वेरी इजीली। बट एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखो, निमोनिक्स इसका बिल्कुल बनाया नहीं हमने क्लोरोफेसी का, बट फोयोफाइसी के बारे में आप एटलीस्ट आप जानते हो, रोडोफाइसी के बारे में आप पोपोजीजी जानते हो, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, इजंट इट? ठीक है, अब ये आपने पहली बार सुना है, नेक्स्ट टाइम और सुनोगे, अगली क्लास में मैं यही बोलूंगा मैं, ठीक है? तो इनको कंपेयर करेंगे, देन वी विल स्टडी द ब्रायोफाइट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं।